ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह एक अवार्ड विनिंग ऑथर, जर्नलिस्ट, लॉयर और पॉलिटिशियन है। वो हिंदुस्तान टाइम्स और नेशनल हेराल्ड में बतौर एडिटर रह चुके हैं। 1980 से 1986 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। 1974 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था, लेकिन 1984 में उन्होंने गोल्डन टेम्पल पर रेड के विरोध में इसे वापस लौटा दिया। 2007 में सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये उस दौर की कहानी है जब हम अंग्रेजों के हाथों का खिलौना बन चुके थे पूरी तरह। उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पूरी तरह काम कर गई थी। उस वक्त के तमाम लीडर्स ने भारत के अलग अलग छोटे छोटे राज्यों को एक करके राष्ट्र बनाने की कोशिश बहुत की, क्योंकि हम अपनी पहचान भारतीय के तौर पर देना शायद तब भी नहीं जानते थे, और अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो कहानी यूं है कि पाकिस्तान से एक ट्रेन पंजाब के एक छोटे से गांव में पहुंचती है, लेकिन तब जो हाल हुआ था, जो मंजर हुआ था, हम सभी ने उसके किस्से सुन रखे हैं। मैं तो खुद उस परिवार से बिलोंग करता हूं जिसके पूर्वज यानी कि मेरे दादाजी उसी अविभाज्य भारत यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये दुनिया कहती है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, बदला लो, मगर दुनिया को बनाने वाला कहता है कि बदला नहीं लेना है, बदल करके दिखाना है। खैर, हर किसी के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है, मगर हां, बाहुबल से दुनिया पर राज्य नहीं किया जाता, यानी कि बाजुओं की ताकत से, खून खराबे से, हथियारों की ताकत से। राज किया जाता है दिलों को जीतने से। तो कहानी उसी दौर की है जब हमारा देश दो टुकड़ों में बंट गया था और भाइयों ने भाइयों को मारा। यही तो कहानी है महाभारत की। तो उस वक्त भी भाइयों ने भाइयों को मारा, कत्लेआम किया, खूने नाहे खेल खेला। उसी दौर की ये कहानी है, ट्रेन टू पाकिस्तान। पाकिस्तान से एक ट्रेन पंजाब के एक छोटे से गांव में पहुंचती है। ट्रेन लाशों से भरी है। इसमें किसका कसूर है? किसने उन मासूमों के खून से अपने हाथ रंगे थे? वो हिंदुओं की लाशें थी या मुसलमानों की या सिखों की? इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे इंसान की गलती उसे तबाही की ओर ले जाती है। हमारे दुख के लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद कसूरवार हैं। अगर हम धर्म को मानते हैं तो फिर हमारा विश्वास कर्म में भी होना चाहिए, और अगर हम कर्म को मानते हैं तो कर्म के फल में भी होना चाहिए। आज हमारे साथ अगर कोई गलत या अच्छा व्यवहार कर रहा है तो वो हमारे बीते कर्म का फल है। हम किसी और के कर्म के खराब होने की वजह से अपने कर्मों को तो खराब नहीं कर सकते ना। शायद इसलिए इस कहानी का लास्ट चैप्टर का टाइटल भी है कर्म। अगर आप बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी, क्योंकि भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव च कुटुंबकम। यानी कि ये मेरा है, ये पराया है। ये तो बहुत ही छोटी बुद्धि वाले लोग सोचते हैं। जिनका दिल बड़ा है वो तो कहते हैं कि धरती ही मेरा परिवार है और सब मेरे अपने हैं। अगर हम भारतीय हैं तो फिर हमें तो इन्हीं अर्थों में जीना होगा, इसी धारणा को धारण करना होगा, क्योंकि औरों को आगे बढ़ाने वाला ही आगे बढ़ता है। तो भारत को आगे बढ़ाना है तो उदार चरित्र वाला यानी कि बड़े दिल वाला तो बनना होगा। बहरहाल, किसी भी घटना को हम एक पक्ष से, एक नजरिए से देखते हैं तो हमारी भावनाएं भड़काई जा सकती हैं, लेकिन अगर हमारी धारणाएं प्रबल हैं
तो फिर हमें कोई भी परगला नहीं सकता। तो एक बार फिर से नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, मैं हूं एक गीगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज एंड स्टोरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। आज की स्टोरी है ट्रेन टू पाकिस्तान, ओनली ऑन गीगल। डकैती। उन्नीस 1947 की वो गर्मियां उस साल कुछ ज्यादा ही गर्म, सूखी और धूल भरी थी। बरसात का मौसम अभी दूर था। अब तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी थी। लोगों को यकीन हो चला था कि ऊपर वाला इंसान को उसके पापों की सजा दे रहा है। पिछली गर्मियों में ये खबर फैलने के बाद कि देश का बंटवारा होने जा रहा है, कलकत्ता में दंगे शुरू हो गए थे। हिंदू कहते थे कि मुसलमानों ने दंगे शुरू किए और मुसलमानों का कहना था कि हिंदू इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सच तो ये था कि दोनों तरफ से कत्लेआम, लूटपाट और बलात्कार हुए थे। दंगे कलकत्ते से शुरू हुए और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट में फैल गए। मुसलमानों ने पूर्वी बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम किया था और हिंदुओं ने बिहार में मुसलमानों को मारा था। कई हिंदू और सिख परिवार अपने घर बार छोड़कर नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट की तरफ भाग गए थे, जहां उनकी बिरादरी के लोग ज्यादा थे। रास्ते में उन्हें मुसलमान मिले जो पश्चिम की तरफ भाग रहे थे। 1947 की गर्मियों में ही पाकिस्तान को एक अलग देश बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद दंगे शुरू हो गए थे। इन दंगों में 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। उत्तर भारत के लोग या तो जान बचाकर भाग रहे थे या कहीं जाकर छुप गए थे। जहां थोड़ी बहुत शांति थी, सीमा से दूर के छोटे छोटे गांव, जिनमें से एक मनोमाजरा भी था। मनोमाजरा छोटा सा गांव था। इसमें सिर्फ 3 पक्की इमारतें थीं, जिनमें से एक था साहूकार लाला रामलाल का मकान। बाकी 2 इमारतों में से एक मस्जिद और एक गुरुद्वारा था। इन तीनों इमारतों के चारों तरफ बड़ा सा मैदान था, जो एक कॉमन एरिया था। इस मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। गांव के बाकी लोग मिट्टी के कच्चे घरों में रहते थे। मनोमाजरा में कुल 70 परिवार रहते थे। गांव में लाला रामलाल का परिवार ही इकलौता हिंदू परिवार था। बाकी सिख और मुसलमानों की संख्या बराबर थी। ज्यादातर सिख परिवार जमींदार या किसान थे। मुसलमान किराएदार थे जो सिखों के खेतों में काम करते थे। गांव में मुसलमान जुलाहे और कुम्हार भी थे। मनोमाजरा से करीब आधा मील दूर पंजाब की सबसे बड़ी नदी सतलज बहती है। बरसात के मौसम में पानी ऊपर तक चढ़ आता है और नदी के दोनों किनारे पानी में डूब जाते हैं। मनोमाजरा के 1 मील दूर रेल का पुल था। इसके पूर्वी तरफ गांव का रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन मनोमाजरा के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा था। इसमें केवल एक ही ट्रैक था और सिर्फ 2 स्लो पैसेंजर गाड़ियां ही स्टेशन पर रुकती थीं। सुबह दिल्ली से लाहौर जाने वाली एक गाड़ी यहां से गुजरती थी। मनोमाजरा के रहने वालों की नींद सुबह आने वाली मेल ट्रेन की आवाज से टूटती थी। मस्जिद के मुल्ला उसी वक्त अजान दिया करते, जो अल्लाहू अकबर की गूंज के साथ खत्म होती, और ठीक उसी वक्त गुरुद्वारे का ग्रंथी गुरुद्वारे के कुएं से पानी निकालकर अरदास लगाते हुए स्नान करता। सुबह 10:30 बजे दिल्ली वाली पैसेंजर ट्रेन आकर रुकती। मनोमाजरा के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में जुट जाते। मर्द खेतों में काम करने निकल पड़ते और औरतें घर के कामकाज निपटाती। बच्चे आपस में खेलते और गाय भैंसों को नदी किनारे चराने ले जाती। दोपहर को सब खाना खाते और आराम करने घर लौटते। रात होते होते लाहौर वाली पैसेंजर ट्रेन पहुंच जाती थी, जिससे मर्दों को पता चल जाता था कि अब जानवरों को घर वापस लाने, उनका दूध निकालकर वापस उन्हें खूंटे से बांधने का वक्त हो गया है।
औरतें रोटी तरकारी बनाती और लोग चारपाइयों पर बैठकर रात का खाना खाते। देर रात गए मालगाड़ी आती और इंजन के शोर से लोग समझ जाते कि अब सोने का वक्त हो गया है। मस्जिद से मुल्ले की आवाज गूंजती, अल्लाहू अकबर, और गुरुद्वारे का ग्रंथी नींद में ऊँघते हुए बुजुर्गों के सामने अरदास गाता। जब तक मालगाड़ी रवाना होती, सब लोग चैन की नींद सो चुके होते थे। सन 1947 से पहले तक मनोमाजरा के लोगों की जिंदगी कमोबेश इसी ढर्रे पर चलती रही। वो अगस्त की एक सुनसान रात थी। 5 डकैत या लुटेरे रात के अंधेरे में बड़ी खामोशी के साथ मनोमाजरा में घुस आए थे। उनमें से 2 के हाथ में भाला था, जबकि 2 के पास राइफल थी। 5वें के हाथ में एक इलेक्ट्रिक टॉर्च था। वो लोग नदी की तरफ से गांव में घुसे थे और जब मालगाड़ी रवाना हो गई तो वो भी चुपके चुपके गांव की तरफ बढ़ने लगे। वो लोग सबसे पहले लाला रामलाल के पक्के ईंटों वाले मकान में घुसे। घर की औरतों ने मिन्नतें करते हुए कहा कि वो लोग चाहें तो उनके जेवर ले लें। उन्होंने ये भी कहा कि लाला जी गांव से बाहर गए हैं। लेकिन जब एक आदमी ने लाला के 7 साल के बेटे पर बंदूक तानी तो औरतों ने रोना शुरू कर दिया और आखिरकार लड़के ने बता ही दिया कि उसके पिता ऊपर कमरे में छुपे हुए हैं। लाला चारपाई के नीचे छुपा था। एक डाकू ने उसे पैरों से खींचकर बाहर निकाला। लाला ने उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो लोग चाहें तो पूरा घर लूट कर ले जाएं, पर उन सबकी जान बख्श दें। डाकू लाला से तिजोरी की चाबी मांगने लगे। उन लोगों ने लाला पर लात घूंसों की बरसात कर दी। बंदूकों की बट से मार मार कर उसे अधमरा कर दिया, पर लाला यही कहता रहा कि तिजोरी में कुछ नहीं है सिवाय बही खातों की। लाला दर्द से चीखता रहा। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसने चाबी नहीं दी। घर की औरतें दौड़कर नीचे आंगन में पहुंची और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, डाकू डाकू। अंत में एक डाकू ने लाला के पेट में भाला घोंप दिया। लाला का पेट फट गया, खून की नदी सी बह चली। डाकू बाहर की तरफ दौड़ पड़े और हवा में 2 फायर किए और चिल्लाते हुए कहा, बाहर निकलो जांबाज मर्दों, अगर हिम्मत है तो बाहर निकलो, अगर अपनी माँ बहनों की इज्जत प्यारी है तो बाहर निकलो। पूरा गांव खामोश रहा। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। डाकू गलियों से होते हुए गांव की बाहर की तरफ कच्चे मकानों की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पहला घर जुगत सिंह का पड़ता था। डाकुओं ने उसका नाम लेकर पुकारा और हंसने लगे। लेकिन जुगत सिंह वहां नहीं था। डाकुओं ने जुग्गा के घर पर चूड़ियों से भरी एक थैली फेंक दी। असल में वो लोग जुग्गा को लूटपाट और डकैती के इल्जाम में फंसाना चाहते थे। जुग्गा गांव का छटा हुआ बदमाश था, इसलिए पुलिस को फौरन यकीन हो जाता कि ये लूटपाट और कत्ल जुग्गा ने ही किया है। जबकि उस रात जुग्गा अपनी प्रेमिका नूरों से खेतों में छुपकर मिलने गया था। उसकी मां ने उसे पहले ही आगाह किया था कि वो रात में गांव से बाहर कदम भी न निकाले, क्योंकि पुलिस ने सख्त चेतावनी दी थी। लेकिन जुग्गा नहीं माना और ये बोलकर घर से निकल गया कि वो खेतों से जंगली सुअरों को भगाने जा रहा है। उसकी प्रेमिका नूरो कुछ देर से पहुंची थी। वो मुल्ला की 16 साल की बेटी थी। नूरो मुसलमान थी, जबकि जुग्गा एक सरदार। वो बार बार कहती जा रही थी कि अगर उसके पिता को खबर लग गई तो वो बहुत नाराज होंगे। जुग्गा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वो उसे मनाने में कामयाब रहा। फिर अचानक दोनों ने गांव की तरफ से आती गोलियों की आवाज सुनी। जुग्गा ने वहां से कुछ कदम दूर पर डाकुओं को देख लिया था, जहां वो नूरों के साथ छुपा था। उसने फौरन उसमें से एक डाकू को पहचान लिया। वो मल्ली था, उसका पुराना साथी। जुग्गा के पिता और दादा भी किसी जमाने में डाकू रह चुके थे और दोनों को अपने गुनाहों के लिए फांसी की सजा हुई थी। जुग्गा पुलिस स्टेशन में 10 नंबरी छटा हुआ बदमाश था।
लेकिन वादे के मुताबिक वो हर महीने थाने में हाजिरी देने जाता था और पिछले 7 महीनों से, जब से उसकी जिंदगी में नूरो आई थी, उसने किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया था। वो दोनों खेतों से निकलकर जब गांव में पहुंचे तो सारा गांव जाग चुका था। रेलवे पुल के पूरब में एक रेस्ट हाउस था। वो ईंटों का बना एक बंगला था जो सतलज नदी की तरफ खुलता था। रेस्ट हाउस उस इंजीनियर के लिए बनवाया गया था जो पुल के कंस्ट्रक्शन की देखरेख करने आया था और तब से ये एक सरकारी इमारत बन गया था। जिस रात लाला रामलाल का कत्ल हुआ था, उसकी अगली सुबह मजिस्ट्रेट रेस्ट हाउस पहुंचा। उसका नाम था हुकुमचंद। रेस्ट हाउस के नौकरों और सब इंस्पेक्टर ने उसका स्वागत किया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि मनोमाजरा और छंदू नगर, जहां वो पुलिस स्टेशन था, आज तक कभी कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ था। लेकिन हिंदू और सिख रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी पाकिस्तान से गुजरते थे और मुसलमान भी शांति के साथ चुपचाप गांवों से निकलकर उस पार पहुंच जाते थे। मजिस्ट्रेट ने अमृतसर की एक ट्रेन का किस्सा सुनाया, जहां ट्रेन के अंदर एक भी मुसलमान रिफ्यूजी को जिंदा नहीं छोड़ा गया था और ट्रेन के दोनों तरफ लिखा था, पाकिस्तान के लिए तोहफा। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मुसलमानों को यह लगता है कि इस खून खराबे को रोकने का एक ही रास्ता बचा है और वो है बदला। हर मारे गए मुसलमान के बदले एक सिख या हिंदू मारा जाएगा। लेकिन मनोमाजरा में मुसलमान और सिख आपस में बड़े प्यार से रहते आ रहे थे। सब इंस्पेक्टर ने गुजरांवाला और शेखपुरा में हुए दंगों के बारे में बताया। मुसलमान हिंदुओं और सिख शरणार्थियों को मार रहे थे। इस नरसंहार में पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी भी शामिल थी। बलात्कार से बचने के लिए हिंदू औरतें अपने बच्चों को अपने हाथों से मारकर खुद कुएं में कूदकर जान दे देती थी। सब इंस्पेक्टर यही दुआ कर रहा था कि मनोमाजरा में कभी कोई लाशों भरी ट्रेन न पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने हिदायत दे रखी थी कि वक्त आने पर गांव के सारे मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, उन्हें शांति से जाने दिया जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पर किसी भी कीमत पर खून खराबा नहीं होने देंगे। अब तक सब ठीक चल रहा था। सब इंस्पेक्टर को यकीन नहीं था कि मनोमाजरा के लोगों को इस बात की खबर है कि अंग्रेज जा चुके हैं और भारत का बंटवारा हो चुका है। उनमें से शायद कुछ गांधी के बारे में जानते होंगे, पर जिन्ना के बारे में नहीं। मजिस्ट्रेट ने पूछा कि क्या गांव में कोई गुंडा या बदमाश है, तो सबने जुग्गा का नाम लिया। जुग्गा को पहचानना आसान था क्योंकि वो एक हट्टा कट्टा आदमी था, करीब 6 फुट से भी ज्यादा लंबा। जुग्गा आए दिन गिरफ्तार होता था, लेकिन नूरो से मिलने के बाद उसकी जिंदगी में काफी सुधार हुआ था। नूरो गांव के अंधे मुल्ला की बेटी थी जो जात से जुलाहे थे। जुग्गा के डर से गांव का कोई भी आदमी मुसलमानों के बारे में गलत नहीं बोल सकता था। जब शाम ढली तो एक नाचने वाली और उसकी एक दलाल और कुछ गाने वाले मजिस्ट्रेट की सेवा में हाजिर हुए। सब इंस्पेक्टर ने इसका सारा इंतजाम कर रखा था। लड़की 16 से 18 के बीच की लग रही थी और अभी कुंवारी थी। वो डरी हुई लग रही थी और रह रहकर शर्मा रही थी। बूढ़ी औरत जो उसकी दलाल थी, उसने उसे हुक्म दिया कि मजिस्ट्रेट जो बोले उसे वैसा ही करना होगा। उसने लड़की से कहा, जा, सरकार तुझे बुला रहे हैं, उनके पास जा। मजिस्ट्रेट ने नोटों का एक बंडल निकाला और बुढ़िया और गाने वाले को देकर उन्हें वापस भेज दिया। फिर उसने थोड़ी सी विस्की पी और लड़की को चूमने लगा। अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि कहीं आतिशबाजी हो रही होगी। उसने लड़की को डाइनिंग टेबल पर लेटा दिया। लड़की ने अपना चेहरा साड़ी से ढक लिया। अगली सुबह पैसेंजर ट्रेन 1 घंटे लेट आई। हमेशा की तरह मनोमाजरा के लोग रेलवे स्टेशन पर रोजमर्रा की भागदौड़ देख रहे थे। पुलिस वाले ट्रेन से बाहर निकले। सब इंस्पेक्टर उनके आगे आगे चल रहा था। एक नौजवान भी ट्रेन से नीचे उतरा। उसने सफेद रंग की कमीज, भूरे रंग का वेस्ट कोट और ढीला ढाला पजामा पहना हुआ था।
वो देखने में दुबला पतला और औसत कद काठी का था। नौजवान स्टेशन मास्टर के पास गया और उससे कोई रहने की जगह पूछी। स्टेशन मास्टर चिढ़ गया क्योंकि उस नौजवान ने सब इंस्पेक्टर के लिए रास्ता नहीं छोड़ा था। उस नौजवान की बोलचाल शहरी लग रही थी और जब उसे बताया गया कि वो गुरुद्वारे में ठहर सकता है तो उसने अंग्रेजी में थैंक यू कहा। मनोमाजरा में कोई सराय या होटल नहीं था। पुलिस और स्टेशन मास्टर नौजवान पर नजर रखे हुए थे। वो इंग्लैंड से पड़ा हुआ किसी अमीर और खानदानी घर का लग रहा था जो उस छोटे से गांव में कामकाज की तलाश में आया था। उसकी तरह कई नौजवान कम्युनिस्ट एजेंट या रईस और ऊंचे ओहदे पर बैठे सरकारी मुलाजिमों के बेटे माने जाते थे। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस सकता था, इसलिए उनका उस पर नजर रखना जरूरी था। उस नौजवान ने ग्रंथी को अपना परिचय देते हुए बताया कि उसका नाम इकबाल सिंह है। उसने ग्रंथी भाई मीत सिंह को सत श्री अकाल कहा और पूछा कि क्या वो कुछ दिन वहां रुक सकता है। भाई जी ने उसका स्वागत किया, उसे खाना खिलाया और रहने के लिए एक कमरा दे दिया। इकबाल ने बताया कि वो एक सोशल वर्कर है जिसे पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भेजा है। उसका परिवार मूल रूप से झेलम का रहने वाला था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। वो 27 साल का था और अभी कुंवारा था। इकबाल भी एक सिख था पर वो दाढ़ी बनाता था और बाल कटवाता था। इकबाल मनोमाजरा के लोगों को बताने आया था कि देश में क्या क्या हो रहा है। वो लोग बातें कर रहे थे और इकबाल सोने के लिए अपना एयर मैट्रेस तैयार कर रहा था और सार्डाइन्स के कैन में डूबे बिस्किट खा रहा था। भाई मीत सिंह ने उससे पूछा, यूरोप में कितने धर्म हैं? इकबाल ने जवाब दिया कि ज्यादातर यूरोपियन लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन वो लोग अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर इतना नहीं झगड़ते जितने के भारतीय है। यूरोपियन लोग धर्म के मामले में ज्यादा कट्टर नहीं है। तभी शायद उनके अंदर नैतिकता की कमी है, भाई जी ने जवाब दिया। लेकिन इकबाल ने कहा कि यूरोपियन उतने बेईमान और भ्रष्टाचारी नहीं है जितने भारतीय हैं। उसने समझाते हुए कहा कि गरीब लोगों का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता, इसीलिए वो धर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं। भारतीयों को सिर्फ 2 वक्त की रोटी और कपड़ा चाहिए और ये सिर्फ अमीरों द्वारा शोषण करने से रोकने पर ही मिल सकता है। और इसका सिर्फ यही तरीका था कि सरकार बदल दी जाए। उस रात इकबाल ने सोने की बहुत कोशिश की पर उसे नींद नहीं आई। बाद में भाई जी उसके कमरे में जुग्गा की खबर लेकर आए। उसके घर के पास से चूड़ियों से भरा एक थैला मिला था। जुग्गा के पिता और दादा भी बदमाश थे, लेकिन उन्होंने कभी मनोमाजरा पर हमला नहीं किया था। जब तक वो जिंदा रहे, गांव में किसी डाकू ने आने की हिम्मत नहीं की। भाई जी ने कहा कि जुग्गा ने अपने ही गांव वालों को मारकर अपने परिवार के नाम पर दाग लगा दिया है। इकबाल को यकीन नहीं हुआ। भारतीय अपनी जात बिरादरी वालों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इंसान अपने दोस्त के लिए धोखा दे सकता है, झूठ बोल सकता है और कोई भी उसे दोषी नहीं ठहराएगा। सच्चाई और ईमानदारी अच्छी बातें हैं, लेकिन जो चीज सबसे पहले आती है वो है अपने गांव बिरादरी वालों के प्रति वफादारी। भाई जी इस बात से नाराज थे कि जुग्गा ने अपने ही गांव के कुछ लोगों का कत्ल किया है, लेकिन अगर वही जुग्गा दूसरे गांव के लोगों को मारता तो भाई जी उसकी तरफदारी करते और हो सकता है कि उसके लिए झूठी गवाही तक दे देते। जुग्गा खेतीबाड़ी करता था और गाय भैंस की देखभाल करता था। वो कभी गांव छोड़कर नहीं भागा और रोज थाने में हाजिरी देता था, लेकिन भाई जी कहते थे कि वो कभी लूटपाट करना छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये उसके खून में है। लेकिन इकबाल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। उसने कहा कि लोग खून से अच्छे या बुरे नहीं होते। पुलिस डाकू और लुटेरों को पकड़ती है और फांसी पर चढ़ाती है, लेकिन सजा भी उन्हें गुनाह करने से नहीं रोक सकती। इकबाल ने भाई जी को समझाते हुए कहा कि कोई भी जन्म से चोर डाकू नहीं होता है। लोग भूख और अन्याय से परेशान होकर गलत रास्ता चुनने पर मजबूर होते हैं। भाई जी ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने पुलिस वालों को हुक्म दिया है
कि वो जुग्गा को ढूंढ कर लाएं। उसने मजिस्ट्रेट की तारीफ की। हुकुमचंद ने अपने करियर की शुरुआत एक फुट कांस्टेबल के रूप में की थी, लेकिन वो साहबों के तलवे चाटता था जिसके बदले में वो उसे तरक्की देते थे। हुकुमचंद अपने दोस्तों के प्रति वफादार था और वो उससे जो भी कहते थे वो वही करता था, और अब वो बड़ा आदमी बन गया था। इकबाल उठा और गांव का चक्कर लगाने निकल पड़ा। भाईजी ने उससे कहा कि मुल्ला और लंबरदार उससे मिलने आ रहे हैं, तो इकबाल ने कहा कि वो जल्दी लौट आएगा। वो लाला रामलाल के घर के पास से गुजरा, जहां कई औरतें आंगन में रो रही थीं। इकबाल रेलवे स्टेशन की तरफ गया और वहां का जायजा लिया। उसने देखा कि चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। स्टेशन, पुल और गांव में हर जगह मर्द, औरत और बच्चों का जमावड़ा था। इकबाल को ऐसा लगा जैसे पूरा देश एक भीड़ भरे कमरे की तरह है। इस देश में हर साल 5 लाख बच्चे पैदा होते हैं। यही वजह थी कि खेती और उद्योग धंधों पर इतना खर्च करने के बाद भी हालात जैसे के तैसे थे। आखिर सरकार आबादी कम करने जैसे मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं देती? लेकिन काम सूत्र की जमीन पर आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? इकबाल जब वापस गुरुद्वारे लौटा तो उससे मिलने वाले पहले से उसके इंतजार में बैठे थे। इनमें से एक मुल्ला और एक लंबरदार यानी कि रेवेन्यू कलेक्टर था। गांव में कोई मुखिया नहीं था, लेकिन गांव में लंबरदार की बड़ी साख थी, क्योंकि पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आए दिन उससे वास्ता पड़ता था। वो भी एक सिख किसान था जिसके पास अपनी जमीन थी। लंबरदार के पिता, दादा और पुरखे भी लंबरदार रह चुके थे। लंबरदार ने इकबाल को गाय का ताजा दूध पीने को दिया। उसने अपनी उंगली से दूध पर जमी मलाई हटाई और उसे दूध में मिलाया। इकबाल को घिन आ गई। उसने ये कहकर दूध पीने से मना कर दिया कि वो इसे बाद में पी लेगा, क्योंकि उसे ठंडा दूध पसंद है। लंबरदार ने इकबाल से पूछा कि अंग्रेजों ने देश क्यों छोड़ा? इकबाल को लगता था कि मनो माजरा के लोगों के लिए आजादी के कोई मायने नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि देश एक कदम आगे बढ़ चुका है और अगला कदम होगा इस राजनीतिक आजादी को असली आजादी में बदलना, और उसके बाद जाकर ही देश के आर्थिक हालात सुधरेंगे। इकबाल ने सिर्फ यही कहा कि अंग्रेज इसलिए देश छोड़ गए क्योंकि उन्हें जाना ही था। उसने भारतीय मछुआरों की बगावत के बारे में बताया। अंग्रेजों ने उन लोगों को गोली नहीं मारी जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे सारे भारतीय उनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन लंबरदार ने कहा कि उसे अंग्रेज ऑफिसर पसंद हैं। वो भारतीयों से अलग होते हैं। भाई मीत सिंह इस बात से इत्तेफाक रखते थे। इकबाल ने पूछा, क्या आप आजाद नहीं होना चाहते? क्या आप सारी जिंदगी गुलामों की तरह जीना चाहते हैं? लंबरदार ने पलटकर जवाब दिया, हमें आजादी से क्या मिल जाएगा? उसने कहा कि इकबाल जैसे पढ़े लिखे लोग इंग्लैंड में जाकर नौकरी कर सकते हैं, लेकिन मनो माजरा के लोगों का क्या होगा? क्या उन्हें अपनी जमीनें मिल जाएंगी या उनके गाय भैंस ज्यादा हो जाएंगे? अंत में अंधा मुल्ला बोल पड़ा, आजादी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो इसके लिए लड़ रहे हैं। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अब पढ़े लिखे भारतीयों या पाकिस्तानियों के। इकबाल ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे छोटे किसानों या कारीगरों को भी आजादी मिले, तो आप लोगों को एक होकर लड़ना पड़ेगा। अमीरों और जमींदारों को उखाड़ कर फेंक दो, तब आपको वो आजादी मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। उसके बाद आप पर कोई कर्जा नहीं होगा। आपके पास ज्यादा जमीन और गाय भैंसें होंगी। बाद में लंबरदार और मुल्ला चले गए। इकबाल अपने एयर मैट्रेस पर लेट गया और आसमान में चमकते तारों को देखने लगा। वो बेहद अकेला और उदास था। वो अकेला भला लोगों का कत्ल होने से कैसे रोक सकता है? वो इन लोगों को कैसे समझाए? मजदूर वर्ग को भारत या पाकिस्तान की राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई परवाह नहीं है, जब तक कि किसी दूसरे धर्म के जमींदार की हत्या न कर दी जाए।
इकबाल कोई लीडर नहीं था, वो कभी जेल नहीं गया था। वो अपना पॉलिटिकल करियर जेल जाने से शुरू कर सकता था और इकबाल ने फैसला किया कि वो जैसे ही दिल्ली लौटेगा सबसे पहला काम वो यही करेगा। अगली सुबह इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सोचा कि शायद ये उसके पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया में से एक सोशल वर्कर होने की वजह से हुआ है। इकबाल ने पुलिस को हथकड़ी लगाने दी और अपना चेहरा नहीं छुपाया। वो जानता था कि वो बेकसूर है और लोगों को पता लगना चाहिए कि उसके जैसे बेकसूर लोगों के साथ पुलिस क्या करती है। लेकिन तभी गांव के बदमाश जुग्गा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जुग्गा को जब वो लोग लेकर जा रहे थे तो वो भीड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था और पुलिस वालों को अश्लील चुटकुले सुना रहा था। इकबाल ने अंदाजा लगाया कि शायद वो लोग उसे जुग्गा के साथ मिलकर लाला रामलाल का कत्ल करने और लूटपाट के इल्जाम में गिरफ्तार कर रहे हैं। हेड कांस्टेबल जुग्गा और इकबाल को लेकर रेस्ट हाउस पहुंचा। उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में ले जाया गया। सब इंस्पेक्टर का पारा गर्म हो गया क्योंकि उसने इकबाल को पहचान लिया था। उसने हेड कांस्टेबल से पूछा, ये वही आदमी है ना जो कल स्टेशन पर हमारे साथ आया था? हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया कि उसने तो सिर्फ सब इंस्पेक्टर के आदेश का पालन किया है कि गांव के आसपास कोई संदिग्ध अजनबी घूमता हुआ नजर आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। मजिस्ट्रेट को सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पर बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने बिना बुनियादी जानकारी के दो आदमियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि इकबाल का पूरा नाम क्या है। इकबाल एक आम नाम था जो किसी हिंदू का भी हो सकता था, मुसलमान और सिख का भी हो सकता था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी के लिए खाली वारंट पर साइन करने को कहा। मजिस्ट्रेट चिल्लाया, ऐसे तो एक दिन तुम लोग गवर्नर को गिरफ्तार कर लोगे और कहोगे कि मैंने तुम्हें ऐसा करने का आदेश दिया है। तुम मुझे नौकरी से निकलवाओगे? तो हुकुमचंद ने सब इंस्पेक्टर को आदेश दिया कि वो जुग्गा और इकबाल को तब तक कोड़े मारे जब तक कि वो दोनों खुद अपने मुंह से सच्चाई न बोल दें। सब इंस्पेक्टर ने इकबाल को कपड़े उतारने के लिए कहा। उसने देखा कि इकबाल का खतना हो चुका है तो उसने अनुमान लगाया कि वो मुसलमान है। हालांकि इकबाल का कहना था कि उसका कोई धर्म नहीं है। इकबाल ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने उसे भेजा है, लेकिन सब इंस्पेक्टर को शक था कि वो मुस्लिम लीग का मेंबर है। हुकुमचंद ने सब इंस्पेक्टर को हिदायत दी कि वो ठीक से वारंट भरे। नाम मोहम्मद इकबाल, वल्द मोहम्मद, कुत्सिया बाप का नाम, अज्ञात, जात मुसलमान, काम मुस्लिम लीग वर्कर। हुकुमचंद ने सब इंस्पेक्टर को यह हिदायत भी दी कि वो पुलिस स्टेशन की डायरी में यह भी लिखे कि लाला रामलाल के कातिल अभी पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन उनके बारे में जल्द ही जानकारी जुटा ली जाएगी। हुकुमचंद ने सब इंस्पेक्टर को यह भी कहा कि जुग्गा और इकबाल की गिरफ्तारी की तारीख पुलिस स्टेशन की डायरी में 2 अलग अलग पन्नों पर लिखे और उनके बीच बाकी की रिपोर्ट दर्ज करे। चुंदूनगर पुलिस स्टेशन में जुग्गा ने बताने से इनकार कर दिया कि लाला रामलाल के कत्ल वाली रात वो कहां था और उसके कत्ल में किन का हाथ है। तो तू चाहता है कि हम कोड़े मार मार कर तेरा पिछवाड़ा छिल दें और तेरे पिछवाड़े के अंदर लाल मिर्च घुसेड़ दें, तभी तो कुछ बकेगा। जुग्गा को वो लोग पहले भी ऐसे टॉर्चर कर चुके थे और वो फिर से उस जलन को बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। उसे याद आया कि कैसे चारपाई के चारों पायों के नीचे उसके हाथ पैर दबाकर 6 पुलिस वाले चारपाई के ऊपर बैठ गए थे। उन लोगों ने उसके अंडकोश को पकड़कर बुरी तरह दबाया और मोड़ा था और उसके गुप्तांगों में लाल मिर्च का पाउडर डाला था। न जाने कितने दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा गया था, लेकिन जुग्गा यही कसम खाता रहा कि इस लूटपाट और हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन सब इंस्पेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पता था कि जुग्गा और इकबाल के साथ कैसा सलूक करना है ताकि वो सच उगल दें। इकबाल जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए उसके पास ये सजा थी कि उसे पुलिस वालों के सामने टट्टी करने को कहा जाता था।
सब इंस्पेक्टर ने जुग्गा के हाथ को अपने पैरों तले रौंदते हुए कहा, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूं। अपने बाकी साथियों के नाम बता दे, वरना तुझे इतने कोड़े मारूंगा कि तेरा पिछवाड़ा घिस जाएगा। कलयुग। सितंबर से मनो माजरा के लोगों की जिंदगी में भारी उलटफेर होना शुरू हो गया था। रेलगाड़ियां पहले के मुकाबले अब और देरी से आती और लोग जब सो चुके होते उसके बाद भी कई गाड़ियां वहां से गुजरने लगी थी। सुबह सवेरे वाली मालगाड़ी अब पहले की तरह रोज नहीं आती थी। भाई मीत सिंह सुबह की प्रार्थना के लिए मुल्ला इमाम बख्श का इंतजार कर रहा था, पर इमाम बख्श इस इंतजार में था कि भाई मीत सिंह सुबह की अरदास गाएगा, और इस चक्कर में मनो माजरा के लोग बड़ी देर से उठे। अब शाम को मालगाड़ियां बिल्कुल नहीं आती थीं, इसीलिए मनो माजरा के लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कब सोने का वक्त हो चला है। बल्कि अब तो अजीब सी ट्रेनें चलने लगी थी, और वो भी वक्त बेवक्त, रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक। सिख सिपाहियों ने रेलवे स्टेशन के पास ही टेंट लगा लिए थे। उन्होंने पुल के पास ही 6 फुट ऊंचे रेत के थैलों का एक ऊंचा सा टीला बना दिया था, जिस पर उन्होंने दोनों तरफ से मशीन गन खड़ी कर दी थी। गांव वालों को रेलिंग के पास जाने की मनाही थी। एक सुबह जब आसमान साफ था, तब पाकिस्तान से एक ट्रेन मनो माजरा स्टेशन पर आकर रुकी। कोई भी आदमी ट्रेन की छत पर बोगियों के बीच चिपक कर या पायदानों पर लटकता हुआ नजर नहीं आ रहा था। पूरी ट्रेन में सन्नाटा छाया हुआ था। ट्रेन की आखिरी बोगी से एक गार्ड बाहर निकला और उसने स्टेशन मास्टर से कुछ कहा। वो लोग सिपाहियों के टेंटों की तरफ बढ़ गए और वहां मौजूद इंचार्ज ऑफिसर को खबर की। 1 घंटे बाद सब इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट भी वहां पहुंच गए। मनो माजरा के लोग अपने अपने घरों की छत पर चढ़ गए ये देखने के लिए कि आखिर रेलवे स्टेशन पर हो क्या रहा है। उन्हें ट्रेन की सिर्फ छत नजर आ रही थी। पूरा दिन लोग इंतजार करते रहे। गांव के आदमी गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गए और औरतें लंबरदार के घर में जमा होकर अटकलें लगा रही थी। सभा में सिर्फ 2 लोगों ने अपने विचार पेश किए, जिनमें से एक था इमाम बख्श और दूसरा भाई मीत सिंह। लोग इमाम बख्श पर तरस खाते थे और उससे हमदर्दी रखते थे। गांव वाले उसे नीची नजर से देखते थे क्योंकि वो जात का जुलाहा था और जुलाहे कमजोर और डरपोक माने जाते थे। इमाम बख्श की बीवी और बेटा बारी बारी से चल बसे थे। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय एक बेटी के। इमाम बख्श की आंखें कमजोर थीं और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी जाती रही। उससे अब बुनाई नहीं होती थी, तो उसके पास अब मांग कर खाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इमाम बख्श को मस्जिद में रहने की जगह मिल गई और उसने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। वो कुरान की आयतें लिखता, जिसे गांव वाले ताबीज में डालकर पहनते या बीमारों को दवा के तौर पर देते। बदले में गांव वाले जो थोड़ा बहुत खाना पीना और पुराने कपड़े देते, उससे इमाम बख्श और उसकी बेटी नूरो किसी तरह गुजारा कर लेते थे। इमाम बख्श के अंधेपन ने उसे एक फलसफा दे दिया था। वो बूढ़ा और गंजा हो चुका था, पर इज्जत से सिर उठाकर चलता था। मीत सिंह इसके एकदम उलट था। लोग उसके साथ इमाम बख्श की तरह प्यार और इज्जत से पेश नहीं आते थे। मीत सिंह गांव का इकलौता एक ऐसा किसान था जो अपनी कामचोरी के चलते गुरुद्वारे में ग्रंथी बन गया था। उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो उसने पट्टे पर दे रखी थी। उसे गुरुद्वारे के चढ़ावे से भी कमाई हो जाती थी। मीत सिंह के बीवी या बाल बच्चा नहीं था। उसने इमाम बख्श की तरह मजहबी किताबें नहीं पढ़ी थी। मीत सिंह नाटे कद का मोटा सा और अस्त व्यस्त रहने वाला आदमी था। जब इमाम बख्श ने अपनी बात रखी तो मीत सिंह को लगा कि उसे भी कुछ बोलना चाहिए।
उनका रिश्ता हमेशा से ही खट्टा मीठा रहा था। इमाम बख्श ने ही पहले मुद्दे की शुरुआत की। हम बड़े बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, अल्लाह रहम करे। मीत सिंह ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा, सही कहा, घोर कलयुग आ गया है, अंधेरे का राज है। उन्होंने लंबरदार से पूछा कि क्या मजिस्ट्रेट ने उसे कुछ बताया है, लेकिन बड़े अधिकारियों ने ट्रेन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहां तक कि लंबरदार को भी नहीं पता था। इमाम बख्श ने कहा कि उसने ट्रेन में होने वाली ऐसी कई घटनाओं के बारे में सुना है। हाँ, ट्रेन हादसों की बड़ी खबरें आ रही हैं। मीत सिंह भी पीछे पीछे बोल पड़ा, हम बस अल्लाह से रहम की भीख मांग सकते हैं। इमाम बख्श ने कहा, वाहे गुरु वाहे गुरु। मीत सिंह ने भी दोहराया। तभी एक पुलिस वाला गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हुआ। उसने कहा कि गांव में जितना भी केरोसिन तेल और लकड़ियां हैं सब इकट्ठा कर लो, उन्हें आधे घंटे के अंदर सब मिलिट्री ट्रक में भरना है जो रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। पुलिस वाले ने यह भी कहा कि गांव वालों को उनकी मदद की कीमत अदा कर दी जाएगी। ट्रक में लकड़ियां लाद दी गई थीं और ऑफिसर ने लंबरदार को कहा कि वो कल स्टेशन पर आकर पैसे ले जाए। इमाम बख्श ने ऑफिसर से पूछा कि सब खैरियत तो है, लेकिन ऑफिसर ने जवाब देने के बजाय उसे जलील कर दिया। मीत सिंह लंबरदार से राज जानने की कोशिश कर रहा था, पर लंबरदार बार बार यही दोहराता रहा कि उसे कुछ नहीं पता। तुमने देखा नहीं क्या उस ऑफिसर ने इमाम को कैसे जलील किया? बेहतर है कि चुप रहा जाए, लंबरदार ने कहा। इमाम बख्श ने कहा, चलो सब अपने अपने घर की राह लो, रेलवे स्टेशन तो तुम्हें अपने घर की छत से भी दिख जाएगा। ट्रेन वाली बात पूरे गांव में फैल गई थी। लोग अपने कामकाज छोड़कर इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। सबको लग रहा था कि जरूर कुछ होने वाला है। उन्हें पूरा यकीन था कि कुछ होने वाला है। रात के अंधेरे में आग की ऊंची ऊंची लपटों ने स्याह आसमान को घेर लिया। गांव वालों को जलती हुई लकड़ी के साथ साथ जलते हुए मांस की भी बू आई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसर गया। लोग समझ चुके थे कि पाकिस्तान से आने वाली ट्रेन के अंदर क्या था। हुकुम चंद को रात में डरावने सपने आते थे। उसकी आंखों के सामने ट्रेन की बोगियों से सैकड़ों मर्द, औरत और बच्चों की लाशों को खींचकर आग के हवाले कर दिया गया था। हुकुम चंद को सपने में एक आदमी दिखा था जो उसके आगे अपनी हथेलियां पकड़े खड़ा था। पूरी ट्रेन लाशों से भरी थी, एक कोना भी नहीं छोड़ा गया था। ट्रेन के बाथरूम में भी लाशें भरी थी। लोग शायद इस उम्मीद से वहां जाकर छुप गए थे कि उनकी जान बच जाएगी। हर लाश का चेहरा डर की जीती जागती तस्वीर था। लोगों को गोलियों और चाकुओं से गोद कर मारा गया था। जो लोग ट्रेन की छत और पायदानों पर चढ़े थे वो जरूर या तो गिरकर मर गए होंगे या उन्हें मार दिया गया होगा। मौत से हुकुम चंद का परिचय बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। उसे आज भी याद है जब उसकी चाची मरे हुए बच्चे को जन्म देने के बाद पागल हो गई थी। फिर उसने उसी पागलपन में दम तोड़ दिया था। वो न जाने कितनी ही बार अपने कॉलेज के पास वाले शमशान में गया था। हुकुम चंद जिंदगी को सूफियाना नजरिए से देखने लगा था। उसके लिए जिंदगी एक खेल था, पर यह खेल एक दिन खत्म हो जाता है, क्योंकि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। उसने बिना किसी शिकायत के एक अनपढ़ और बदसूरत औरत से शादी कर ली थी। उसके बच्चों में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। हुकुम चंद खुद को बड़ा नेक और रहमदिल समझता था। वो बड़े से बड़ा दुख हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकता था। वो अपने दोस्तों से तोहफे लेता और जब वो किसी कानूनी पचड़े में फंस जाते तो उनकी मदद करता। हुकुम चंद खुद को यह सोचकर तसल्ली देता था कि वो बेईमान नहीं है।
वो जो करता है साफ दिल से करता है, पर इससे फर्क भी क्या पड़ता था, क्योंकि एक दिन तो सबको मरना है। हुकुमचंद को नींद न आने की बीमारी हो गई थी। सारी रात उसे बुरे बुरे सपने आते। उसने कहार से कहा कि उस रात सारे नौकर उसके कमरे के बाहर बरामदे में सो जाएं। नौकरों ने बरामदे में अपनी अपनी चारपाइयां आपस में सटा ली। हुकुमचंद अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि वो दलाल बुढ़िया फिर से उसी लड़की को लेकर वहां पहुंच गई। उनके साथ गाने वाले भी थे। हुकुमचंद भूल ही गया था कि उसने उन्हें बुलाया है। उसने नौकरों को बुलाकर कहा कि वो वापस नीचे जाकर सोएं। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो आवाज लगा देगा। बुढ़िया ने एक बार फिर से उसकी खुशामद करनी शुरू कर दी। हुकुमचंद ने उसे नोटों की गड्डी दी और जाने को कहा। वो उस कम उम्र की लड़की को बाहों में लेकर सो गया। तभी बरसात शुरू हो गई। ये मानसून के आने की दस्तक थी। जब जोरों की बिजली कड़की तो हुकुमचंद की नींद टूटी। उसे याद आया कि वहां से 100 कदम दूर लाशें चल रही थीं। उसने खुद को शीशे में देखा। वो वैश्या लड़की कुर्सी पर बैठी सो रही थी। हुकुमचंद को बड़ा बुरा लगा। उसकी बेटी अगर आज जिंदा होती तो उस लड़की की उम्र की होती। जब वो बहुत ज्यादा पी लेता था तो ऐसा ही होता था, लेकिन वो फिर से पिएगा, उस लड़की के बदन से अपनी भूख मिटाएगा और सुबह उठने के बाद उसे फिर से सब कुछ गलत लगेगा। हुकुमचंद ने खुद से कहा, ये जिंदगी वैसे भी उदास है। उसके मुंह से शराब की बू आ रही थी। लड़की को शायद घिन आई होगी। उसने अपना चेहरा धोया और दाढ़ी बनाई। वो बूढ़ा, मोटा और बदसूरत नजर आ रहा था। हुकुमचंद ने सोचा कि उसे कैसे भी करके उस लड़की के सामने अपनी मर्दानगी दिखानी होगी। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। बरामदे में सब इंस्पेक्टर उसके इंतजार में बैठा था। हुकुमचंद ने पूछा कि ट्रेन में कितने लोग मारे गए। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि कोई 1500 लोग होंगे। मजिस्ट्रेट ने कहा, हर तरफ कलयुग आ गया है। उसने पूछा, क्या गांव के मुसलमान कुछ कर रहे हैं? सब इंस्पेक्टर ने कहा कि छुंदू नगर के कुछ मुसलमान रिफ्यूजी कैंपों के लिए निकल पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह ही 50 सिख रिफ्यूजी पाकिस्तान से नदी पार करके मनो माजरा पहुंचे थे। हुकुमचंद ने कहा कि उन्हें किसी भी हाल में रुकने न दिया जाए, क्योंकि वो खून खराबा शुरू कर सकते हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर ने बताया कि हालात काबू में हैं। पाकिस्तान से आए सिख रिफ्यूजियों को गुरुद्वारे में ठहराया गया था, जबकि मनो माजरा के मुसलमान उनके लिए खाना ला रहे थे। पुलिस नदी के किनारों पर निगरानी नहीं रख सकती थी, क्योंकि ऐसी कई जगहें थी जहां से लोग नदी पार करके आ सकते थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। हुकुमचंद ने कहा कि लोगों का नदी पार से आना जल्दी बंद हो जाएगा, क्योंकि नदी के पानी में बाढ़ आ जाएगी। लेकिन उन लोगों को एक बात तो समझ में आ गई थी कि उन्हें गांव से मुसलमानों को बाहर निकालना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। इसके बाद हुकुमचंद ने लाला रामलाल के कत्ल के बारे में पूछा। जुग्गा ये कबूल कर चुका था कि डकैतों में से एक उसका साथी रह चुका था। उन लोगों में से एक का नाम मल्ली था। वो पांचों कपूरा गांव से आए थे, जो वहां से 2 मील दूर नदी के किनारे पड़ता था। लेकिन कत्ल वाली रात जुग्गा उनके साथ नहीं था। हर रात की तरह उस रात भी वो नूरों के साथ था। लाला का खून करने के बाद मल्ली ने चूड़ियों से भरी थैली जुग्गा के घर में फेंकी थी। सब इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार करने के लिए आदमी भेज दिए थे। उसने ये भी कहा कि अगर हुकुमचंद की इजाजत हो तो मल्ली और उसके साथियों के पकड़े जाने के बाद जुग्गा और इकबाल को छोड़ सकता है। लेकिन मजिस्ट्रेट ने सिर्फ इतना पूछा कि मल्ली और उसके साथी सिख हैं या मुसलमान।
सब इंस्पेक्टर ने बताया कि वो सारे सिख हैं। हुकुमचंद बोला, अगर मल्ली और उसके साथी मुसलमान होते तो हमारा काम आसान हो जाता। मनो माजरा के सिख मुसलमानों को गांव से निकाल देते। अगर उन्हें ये पता चलता कि डकैत मुसलमान हैं, जैसे मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीगी की तरह। हुकुमचंद अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। फिर उसने हुक्म दिया। उसने सब इंस्पेक्टर को कहा कि मल्ली और उसके साथियों को सबके सामने छोड़ दिया जाए। जब तक वो लोग गांव में हैं, पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। हुकुमचंद ने आगे कहा, जुग्गा और इकबाल को अभी मत छोड़ना, हमें शायद उनकी जरूरत पड़ेगी। उसने सब इंस्पेक्टर को यह आदेश भी दिया कि वो मुस्लिम रिफ्यूजी कैंप के कमांडर को एक पैगाम भेजे कि मनो माजरा से मुसलमानों को ले जाने के लिए वो लोग ट्रक भेज दें। सब इंस्पेक्टर चला गया और हुकुमचंद बरामदे में बैठ गया। उसने वारंट पर साइन किए थे, इसलिए दोनों आदमियों को किसी भी कीमत पर जेल में रखना जरूरी था। जुग्गा बदमाश था, जबकि इकबाल एक क्रांतिकारी। दोनों पूरी तरह से शक के घेरे में आते थे। उसे उम्मीद थी कि सब इंस्पेक्टर सही तरीके से इस कार्यवाही को अंजाम दे देगा। हुकुमचंद ने देखा कि लड़की अब नींद से उठ गई थी। उसने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उससे सवाल पूछने लगा। उसे पता चला कि वो छुंदू नगर से आई है। उसका नाम हसीना था। जो बुढ़िया उसे यहां लाई थी उसकी दादी थी। हसीना को अपनी उम्र का पता नहीं था, क्योंकि वो अनपढ़ थी। वो मुसलमान थी। बाकी के मुसलमान छुंदू नगर छोड़कर जा चुके थे, पर सब इंस्पेक्टर ने हसीना के साथियों को बोल दिया था कि वो लोग यहाँ रुक सकते हैं। हसीना ने कहा, नाचने गाने वालों को कुछ भी कह लो, हिंदू, सिख या मुसलमान, मर्द या औरत, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है। हिजड़ों और खंजरों की टोलियां अभी भी छुंदू नगर में हैं। सिख उन्हें कत्ल करने आए थे, क्योंकि वो लोग मुसलमान थे। लेकिन हिजड़ों ने मर्दाना आवाज में अपने घाघरे उठाकर गाना शुरू कर दिया और कहा कि अब तुमने हमें देख लिया है, तो अब बताओ हम हिंदू हैं या मुसलमान। उनकी बात सुनकर हर कोई हंस पड़ा, सिवाय सिखों के। मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरा मजिस्ट्रेट बहुत ताकतवर है और वो मुझे बचा लेगा। हाँ, अगर आप मुझे नोटों की गड्डी देंगे तो आपके साथ एक रात और गुजार लूंगी। हुकुमचंद ने जवाब दिया, वैसा क्या चीज है, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। जुग्गा को अचानक इकबाल के जेल में भेज दिया गया। छुंदू नगर पुलिस स्टेशन में सिर्फ 2 ही कोठरियां थी। अब उन दोनों को एक कोठरी में ही गुजारा करना था। जुग्गा खुश था कि इकबाल अब उसे अंग्रेजी सिखा सकता था। वो इकबाल के पैरों की मालिश करने लगा। जुग्गा ने बताया कि उसने लाला रामलाल को नहीं मारा। जब भी गांव में कोई झगड़ा फसाद होता था, पुलिस उसे ही गिरफ्तार करती थी। जुग्गा ने कहा कि वो मनो माजरा के लोगों को कभी नहीं मार सकता। जब जुग्गा के बाप की कोर्ट में सुनवाई थी तो लाला रामलाल ने उसे वकीलों की फीस भरने के लिए पैसे दिए थे। वो लाला के साथ गद्दारी कैसे कर सकता था भला? जुग्गा ने कहा कि पुलिस उसे जेल में डालने के बहाने ढूंढती रहती है। फिर जुग्गा ने उससे पूछा कि यूरोप में औरतें कैसी होती हैं? इकबाल को ख्याल आया कि भारतीयों के दिमाग में हमेशा सेक्स की बातें होती हैं। वो लोग इसे लेकर इतने पगलाए क्यों रहते हैं? भारतीय कला, साहित्य और धर्म सब सेक्स से भरा पड़ा है। बाजारों में और इश्तिहारों के जरिए ऐसी दवाइयां और जड़ी बूटियां बेची जाती हैं जिनमें नामर्दानगी दूर करने, लिंग बड़ा करने और लड़के पैदा करने के दावे किए जाते हैं। चाहे बात खेल कूद की हो, अध्यात्म की या फिर राजनीति की, सब सेक्स पर आकर खत्म हो जाती है और लोग उसे चटकारे ले लेकर सुनते हैं। जुग्गा ने कहा कि सेक्स ने ही तो उसे जेल की कोठरी तक पहुंचाया है।
लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इकबाल से अब अंग्रेजी सीख सकता है। जुग्गा ने उससे पूछा कि उसने कितने सालों तक पढ़ाई की है। इकबाल ने कहा कि 16 साल। ये सुनकर जुग्गा हैरान रह गया क्योंकि मजिस्ट्रेट भी सिर्फ 10वीं तक पढ़ा था। फिर जुग्गा ने एक छोटी सी कविता सुनाई जो आधी अंग्रेजी में थी और आधी हिंदी में। वो बड़ा खुश लग रहा था कि तभी उसने देखा कि मल्ली और उसके साथी पुलिस स्टेशन आए। सब इंस्पेक्टर जल्दी से अपनी साइकिल पर चढ़ा और बारिश में ही निकल पड़ा। वो हेड कांस्टेबल की डायरी में मल्ली की गिरफ्तारी के बारे में लिखने से पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। फटे हुए पन्नों के बारे में उन अड़ियल वकीलों को समझाना मुश्किल होगा। उसे ये देखकर तसल्ली हुई कि हेड कांस्टेबल कुछ करे इससे पहले ही उसे सब इंस्पेक्टर का इंतजार करना ठीक लगा। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मल्ली और उसके साथियों को देखते ही जग्गा का खून खौल उठा। जेल की सलाखें खड़खड़ाता हुआ वो मल्ली और उसके साथियों को गाली बकने लगा। जुग्गा ने कहा कि वो मल्ली के टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो चिल्ला रहा था कि वो मल्ली और उसके दोस्तों की मां, बहन और बेटियों का बलात्कार करेगा। मल्ली बेहद डरा हुआ था। वो बार बार दोहराता रहा कि उसने कुछ नहीं किया है। हेड कांस्टेबल ने मल्ली और उसके साथियों को तब तक रिपोर्टिंग रूम में बैठाए रखा जब तक कि जुग्गा शांत नहीं हो गया। सब इंस्पेक्टर ने हेड कांस्टेबल को हिदायत दी कि उसे आगे क्या करना है। उन्हें सबसे पहले मल्ली और उसके साथियों को गांव वालों के सामने छोड़ना था। फिर पुलिस सबसे पूछताछ करती कि क्या किसी ने सुल्ताना डाकू और उसके गिरोह को देखा था। हर कोई जानता था कि सुल्ताना डाकू और उसका गिरोह पाकिस्तान भाग गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें पूछताछ करने का नाटक करना था क्योंकि वो लोग कत्ल की रात के बाद ही चले गए थे। फिर पुलिस लोगों से यह पूछती कि क्या कोई मुस्लिम लीग के इकबाल के बारे में कुछ जानता है। हेड कांस्टेबल ने बताया कि इकबाल का असली नाम इकबाल सिंह है, न कि मोहम्मद इकबाल। वो सिख था जो इंग्लैंड में रह रहा था, इसलिए अपने बाल कटवाता था। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि भारत में लाखों इकबाल होंगे, लेकिन वो मोहम्मद इकबाल की बात कर रहा है, मुस्लिम लीगी, जबकि हेड कांस्टेबल इकबाल सिंह के बारे में बोल रहा था। आखिरकार हेड कांस्टेबल को पूरा मामला समझ आया। सब इंस्पेक्टर ने आदेश दिया कि किसी को मुस्लिम रिफ्यूजी कैंप के कमांडर के पास भेजा जाए। दूसरे दिन जब मनो माजरा से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो पुलिस वालों को वहां मौजूद रहने की जरूरत थी। हेड कांस्टेबल ने मल्ली और उसके गिरोह को जेल की कोठरी से बाहर निकाला। जुग्गा शांत रहा क्योंकि उसने सोचा कि वो उन्हें कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जा रहे हैं। मल्ली जुग्गा से डरा हुआ था, पर अपने साथियों के आगे उसे अपनी इज्जत रखनी थी, इसलिए उसने जुग्गा को चढ़ाते हुए कहा, सत श्री अकाल। मल्ली ने कहा, वो तेरी तरफ से कोई संदेशा तो नहीं भेजना? तो शायद जुलाहे की बेटी के लिए प्यार का संदेशा। लेकिन जुग्गा तब भी कुछ नहीं बोला। फिर जब मल्ली ने सलाखों के पास आकर झुकते हुए सत श्री अकाल कहा तो जुग्गा ने लपक कर उसकी गर्दन पकड़ ली और लोहे की सलाखों पर जोर जोर से उसका सिर पटकना शुरू कर दिया। ये ले, अपनी बेटी का बलात्कार कर, ये अपनी माँ का और ये अपनी बहन का और ये फिर से अपनी बेटी का। जुग्गा जोर जोर से चीखते हुए कह रहा था। इकबाल पुलिस वालों पर चिल्लाया, और तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? वो दिखता नहीं क्या जुग्गा उसे मार रहा है? मल्ली का चेहरा खून से तरबतर हो उठा। वो रोने लगा, लेकिन जुग्गा उसका सिर तब तक पटकता रहा जब तक कि सब इंस्पेक्टर ने उसकी कनपटी पर बंदूक नहीं तान दी। उसने जुग्गा को धमकी दी, उसे छोड़ दे सुअर, वरना मैं घोड़ा दबा दूंगा। आखिर जुग्गा ने अपनी पकड़ ढीली की। मल्ली छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए उसने कसम खाई, तेरी मां मर जाए कमीने, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जबकि इकबाल जुग्गा की इस हरकत से काफी डर गया था। उसने सब इंस्पेक्टर से मिन्नत की कि उसे किसी दूसरी खाली कोठरी में भेज दिया जाए। सब इंस्पेक्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं मिस्टर इकबाल, आपके आराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपके लिए बिजली का पंखा लगवा दें?
मनो माजरा। बारिश अब भी हो रही थी और लोग खामोश थे। गांव वाले दुआ मांग रहे थे कि अब और लाशों से भरी ट्रेन की खबर ना मिले। स्टेशन के चारों ओर गिद्धों का झुंड मंडरा रहा था। बाद में हेड कांस्टेबल और कुछ पुलिस वाले मनो माजरा पहुंचे। गुरुद्वारे के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे भीड़ जमा हो गई। हेड कांस्टेबल ने मल्ली और उसके दोस्तों को रिहा कर दिया। उसने हर हफ्ते उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने को कहा। गांव वालों को पता था कि लाला की मौत में जुग्गा या इकबाल का कोई हाथ नहीं है। उन्हें यह भी पता था कि मल्ली और उसके गिरोह की गिरफ्तारी का फैसला सही था। उन सबका या उनमें से कुछ का जरूर इस डकैती में हाथ था, लेकिन फिर भी उन्हें रिहा किया जा रहा था, और वो भी उनके गांव में नहीं बल्कि मनो माजरा में, जहां उन्होंने ये कांड किया था। लोगों ने सोचा कि जरूर पुलिस को मल्ली और उसके साथियों की बेगुनाही के सबूत मिले होंगे, तभी उन्हें रिहा किया गया है। दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल सबसे पूछता फिर रहा था कि क्या किसी ने सुल्ताना और उसके गिरोह को देखा है। गांव वाले जानते थे कि वो लोग मुसलमान हैं और पाकिस्तान जा चुके हैं, लेकिन हेड कांस्टेबल इस बात पर जोर दे रहा था कि सुल्ताना और उसके साथी डकैती वाली रात के बाद भागे हैं। उसने ये भी पूछा कि क्या किसी ने मोहम्मद इकबाल नाम के किसी नौजवान को देखा है जो एक मुस्लिम लीगी है। भीड़ मीत सिंह को धकियाती हुई हेड कांस्टेबल की तरफ ले गई, लेकिन उसने कहा कि वो ग्रंथी से बाद में बात करेगा। हेड कांस्टेबल ने कहा कि अगर किसी के पास भी सुल्ताना और उसके गिरोह की या मोहम्मद इकबाल की कोई खबर है तो फौरन पुलिस स्टेशन जाकर मुझे इत्तला करे। हेड कांस्टेबल जाने लगा तो मीत सिंह उसके पास जाकर बोला, संतरी साहब, इकबाल मुसलमान नहीं है, वो सिख है, उसका नाम इकबाल सिंह है। हेड कांस्टेबल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक पुलिस वाले को मुस्लिम रिफ्यूजी कैंप के कमांडर तक संदेशा भेजने को कहा। मनो माजरा में हालात बद से बदतर हो रहे थे। मुसलमानों को गांव से निकालना बेहद जरूरी था। संतरी साहब, मीत सिंह बोलता रहा, लेकिन हेड कांस्टेबल चिढ़ गया था। इकबाल सिंह एक सिख है, मीत सिंह ने दोहराया। अब हेड कांस्टेबल ने पलटकर जवाब दिया, तुमने उसे नंगा करके देखा था क्या? उसका खतना हुआ है या नहीं? तो अगर तुमने नहीं देखा तो तुम कैसे बता सकते हो कि वो सिख है या मुसलमान? तुम एक सिख ग्रंथी हो। जाओ गुरुद्वारे में जाकर अरदास गाओ। हेड कांस्टेबल के जाने के बाद मनो माजरा दो गुटों में बंट गया। लोग या तो दूसरे गांवों में सिखों के कत्लेआम की बात कर रहे थे या मुसलमानों की। उन्हें वो सारी कहानियां याद आ रही थी कि कैसे औरतों को बेआबरू किया गया, उनके कपड़े नोचे गए और गलियों में नंगा घुमाकर उनका भरे बाजार में बलात्कार किया गया। उन्हें वो सिख भी याद आए जिन्होंने मस्जिदों में जाकर सूअर काटे थे और कुरान के पन्ने जलाए थे। अचानक मनो माजरा के सिखों को डर और गुस्से से कांपते अपने पड़ोसी मुसलमान नजर आए। उन्होंने कहा, मुसलमान का कभी यकीन मत करो। सिख याद करने लगे कि कैसे मुसलमानों के बेटों ने बादशाह बनने के लिए अपने ही बाप और भाइयों का कत्ल किया था। उन्हें यह भी याद आया कि कैसे मुसलमानों ने मुगल शासन के दौरान उनके 2 सिख गुरुओं की हत्या कर दी थी। सिखों की लाशों से भरी एक ट्रेन आई। सिख रिफ्यूजी पाकिस्तान में अपने घर बार छोड़कर मनो माजरा में पनाह लेने आए थे। लाला रामलाल जो एक हिंदू था, सुल्ताना के हाथों मारा गया जो मुसलमान था और पाकिस्तान भाग गया था, और एक अजनबी नौजवान गांव में घूम रहा था। मनो माजरा के सिखों के दिमाग में ये सारे ख्याल ज्वालामुखी का रूप ले रहे थे। शाम को सब लोग लंबरदार के घर पर इकट्ठा हुए। थोड़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला सिवाय इन शब्दों के, रब हमें हमारे गुनाहों की सजा दे रहा है।
फिर एक नौजवान ने कहा, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जो ये सब देखना पड़ रहा है? हमने तो मुसलमानों के साथ हमेशा भाई बंधों जैसा सलूक किया था, तो फिर क्यों उन्होंने हमारे पीछे जासूस लगाया है? मीत सिंह ने समझाने की कोशिश की कि इकबाल सिंह सिख है, उसके हाथ में लोहे का कड़ा है जो उसकी मां ने उसे दिया है। वो सिगरेट नहीं पीता। बेशक इकबाल अपनी दाढ़ी बनाता है और बाल कटवाता है, लेकिन वो एक सिख ही है। वो लाला रामलाल के कत्ल के अगले दिन गांव में आया था। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? दूसरे नौजवान ने सवाल दागा। यह भी तो हो सकता है कि जब वो गुरुद्वारे में तुम्हारे साथ रहता है तब लोहे का कड़ा पहन लेता है और सिगरेट नहीं पीता। मीत सिंह ने जवाब दिया, मैं जानता हूं आप लोगों को यह पता है कि इकबाल का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा था तो फिर पुलिस ने मल्ली और उसके गिरोह को क्यों गिरफ्तार किया? किसी और अपराध के लिए गिरफ्तार किया होगा, उस लड़के ने कहा। मीत सिंह ने याद दिलाते हुए कहा, अच्छा तो सुल्ताना का क्या? इस डकैती में उसका नाम क्यों आया फिर? एक दूसरे नौजवान ने कहा, लाला रामलाल मारा गया। जुग्गा, मल्ली, सुल्ताना और इकबाल, इन सबसे हमारा लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि अब अपने गांव के मुसलमानों के साथ क्या किया जाए। आज तक हम उनके साथ अपना सब कुछ बांटते आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। मीत सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, मुसलमानों ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? उन्होंने तुम्हारे घर लिए हैं, तुम्हारी जमीनों पे कब्जा किया है, या तुम्हारी औरतों का बलात्कार किया है? क्या गलत किया है उन्होंने? पहले वाले लड़के ने इस बात का जवाब दिया, जाकर उन रिफ्यूजियों से पूछो जिनके गुरुद्वारे जला दिए गए, जिनके लोगों का कत्लेआम हुआ है। मीत सिंह बोला, मैं मनो माजरा की बात कर रहा हूं। यहां के मुसलमानों ने क्या किया है? उस लड़के ने बड़ी रुखाई से कहा, बस ये कि वो भी मुसलमान हैं। लंबरदार बोला, ये सब पुरानी बातें हैं, ये सोचो कि आगे क्या करना है। हमारे पास गुरुद्वारे में 50 रिफ्यूजी हैं और हमें यह भी नहीं पता कि ये लोग हमारे लोगों के साथ क्या करेंगे। गांव वालों को याद आया कि अपने साथी गांव वालों के लिए उनकी वफादारी सबसे पहले है। एक लड़के ने बताया कि मनो माजरा अकेला ऐसा गांव बचा है जहां अभी मुसलमान हैं। तभी किसी ने लंबरदार का दरवाजा खटखटाया। वो इमाम बख्श और गांव के बाकी मुसलमान थे। इमाम बख्श ने बताया कि अगर सिख चाहते हैं कि वो लोग गांव से चले जाएं तो वो चले जाएंगे, लेकिन उसने रोते हुए ये भी कहा कि हम पाकिस्तान में क्या करेंगे? हमारे पुरखे इसी मिट्टी में पैदा हुए और मर गए। तुम सब हमारे भाई हो। इमाम बख्श की बात सुनकर कुछ लोग रोने लगे। लंबरदार ने इमाम बख्श को तसल्ली देते हुए कहा, जब तक वो जिंदा है मनो माजरा के मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसने उन्हें यह भी सलाह दी कि मुसलमानों को कुछ दिन रिफ्यूजी कैंप में चले जाना चाहिए, अपने घरों को ताला मारकर और अपने सामान और जानवरों को छोड़कर। और जब तक वो लौटकर नहीं आते, मनो माजरा के सिख उनके घर और जानवरों का ध्यान रखेंगे। लंबरदार इमाम बख्श को गले लगाते हुए रो पड़ा। वहां मौजूद सिख और मुसलमान एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। इमाम बख्श ने एक शेर पढ़ा, यही जिंदगी है, यही दुनिया का दस्तूर है। और वो बाकी मुसलमानों के साथ सामान बांधने निकल पड़ा। इमाम बख्श जब लौटा तो नूरो सो रही थी। उसके पिता ने आते ही उससे कहा कि वो सामान बांधना शुरू कर दे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ सकता है। नूरो ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इमाम बख्श ने जवाब दिया, तू नहीं चाहती, लेकिन वो तुझे खींच कर बाहर कर देंगे। कल सारे मुसलमान रिफ्यूजी कैंप के लिए निकल रहे हैं। नूरो ने कहा,
लेकिन ये हमारा गांव है, सरकार और पुलिस मर गई है क्या? इमाम बख्श ने उसे समझाया कि वो बेकार की जिद ना करे। जो यहाँ रहेंगे तो मारे जाएंगे। उसके बाद वो गांव के बाकी मुसलमानों को ये बताने निकल पड़ा कि वो जाने की तैयारी कर लें। नूरों को जुग्गा की याद आई, वो उसे बचा लेगा। वो इस उम्मीद के साथ उसके घर गई कि शायद उसे रिहा कर दिया गया हो। जुग्गा की मां ने जब उसे अपने घर देखा तो हैरान रह गई। नूरों ने रोते रोते बताया कि वो लोग कल निकल रहे हैं। जुग्गा की मां ये कहते हुए उस पर बरस पड़ी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नूरों ने जवाब दिया कि जुग्गा ने उसे शादी करने का वादा किया है। जुग्गा की मां गुस्से में चिल्लाई, निकल जा यहाँ से कुल्टा, तू एक मुसलमान जुलाहे की बेटी है, सरदार से शादी करेगी? मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, जा पाकिस्तान। नूरो जुग्गा की मां के पैरों में गिरकर रोने लगी। रहम कर बेबे, रहम कर। जुग्गा को कहना मैं उसे अलविदा कहने आई थी। मेरे पेट में जुग्गा का बच्चा है। अगर पाकिस्तान में लोगों को पता चला कि मेरे पेट में सिख का बच्चा पल रहा है तो वो उसे मार देंगे। लेकिन जुग्गा की मां नहीं पसीजी। उसने कहा कि वो नूरों को नहीं रख सकती। पहले से ही पुलिस ने उसे परेशान कर रखा है। उसने नूरों को यह भी कहा कि जब जुग्गा छूटेगा तो खुद उसके पास आ जाएगा। फिर उसने नूरों से पूछा कि क्या इमाम बख्श ये बात जानता है कि वो मां बनने वाली है? नूरों ने ना में सिर हिलाया। उसके पिता को अगर ये बात चली तो वो उसे मार डालेगा या किसी दूसरे आदमी से उसकी शादी करवा देगा। जुग्गा की मां बोली, अच्छा, रोना बंद कर। ये सब मेरे बेटे के साथ संबंध बनाने से पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने कहा ना, जब वो घर आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी। हमारे पास उसकी शादी कराने के पैसे नहीं है। अगर वो चाहे तो तुझे रख सकता है। नूरों ने सोचा कि अगर जुग्गा नहीं लौटा तो वो ये बोल सकती है कि वो जुग्गा की बीवी है। जुग्गा का घर और जानवर सब उसके ही तो हैं। उसने जुग्गा की मां को सत श्री अकाल कहा और वहां से चली गई। उस रात गांव वाले सोए नहीं। वो एक दूसरे के घर गए। सिख और मुसलमान आपस में गले मिलकर रोए और एक दूसरे से मोहब्बत और दोस्ती निभाने की कस्में खाई। उन्होंने खुद को तसल्ली दी कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर लौट आएगी। इमाम बख्श इतना उदास और थका हुआ था कि उसे अब नूरों पर उसकी बात ना मानने के लिए गुस्सा भी नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि जरूर वो अपनी सहेलियों को आखिरी बार मिलने गई होगी। नूरों ने कहा कि वो सारी तैयारियां कर लेगी, इसलिए वो जाकर सो जाए। नूरों ने कुछ चपातियां बनाई और सारे कपड़े लत्ते, तकिए, खाना पीना और बर्तन एक गद्दे में बांधकर गद्दे के दोनों सिरों को बंद कर दिया। उसने सोचा कि सुबह वो इस गद्दे को चारपाई के ऊपर रख देगी और उसे भैंस की पीठ पर लाद देगी। सारी रात बारिश हुई थी। सुबह गलियों में कीचड़ भरा था। सिपाहियों के ट्रक मनोमाजरा पहुंचे। एक सिख ऑफिसर और एक मुसलमान ऑफिसर इन ट्रकों के साथ आए थे। कई सिख और मुसलमान सिपाही भी उनके साथ थे। उन्होंने मुसलमानों को जल्दी जल्दी ट्रक में बैठने का हुक्म दिया। मुसलमान ऑफिसरों ने कहा कि जानवरों और बैलगाड़ियों को साथ ले जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। लोग बस अपने कपड़े, बिस्तर, रुपया, पैसा और जेवर साथ ले जा सकते थे। वो अपने जानवरों, चारपाई और बाकी जो भी सामान है गांव वालों के लिए छोड़ दें। वो इसलिए क्योंकि वो काफिला पाकिस्तान नहीं जाएगा। पहले मुसलमानों को छुंदू नगर रिफ्यूजी कैंप में लाया जाएगा और उसके बाद वो लोग लाहौर जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे। लंबरदार ने कहा कि जमीन जायदाद, माल असबाब सब मोह माया है। सिख मुसलमानों के जानवरों को और बाकी चीजों को नहीं छुएंगे। मुसलमान ऑफिसर ने कहा कि ये उसका सिरदर्द नहीं है। उसने मुसलमानों को आवाज लगाकर कहा कि जल्दी जाकर ट्रकों में बैठें। उन्हें 10 मिनट में निकलना होगा वरना ट्रक निकल जाएंगे, चाहे वो बैठे या ना बैठे। मीत सिंह ने कहा कि लंबरदार सही कह रहा है, कोई किसी के सामान को हाथ नहीं लगाएगा।
मुसलमान ऑफिसर ने कहा, सही कहा भाई जी, ना तो इंसान को किसी दूसरे की चीज को छूने का हक है और ना ही दूसरे की बीवी पर नजर डालने का। ये बात तुम्हें तभी समझ में आएगी जब तुम पाकिस्तान पहुंचोगे और अपनी आंखों के सामने अपनी माँ की इज्जत लुटते देखोगे। तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हें नंगा करके घुमाया जाएगा और तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारकर तुम्हें भारत वापस भेज दिया जाएगा। गांव के सारे लोग खामोशी से सुनते रहे। सिर्फ मल्ली और उसके साथी थे जो मुस्कुरा रहे थे। मल्ली मुसलमानों के सामान की रखवाली करने को तैयार था। मुसलमान ऑफिसर ने सिख ऑफिसर से कहा कि वो लोगों को किसी तरह ट्रक में बैठने के लिए राजी करे। और सब लोग कान खोलकर मेरी बात सुनो, मुस्लिम ऑफिसर चिल्लाया। मैं फिर से कहता हूं, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। वहां ट्रक खड़े हैं, उनमें जाकर बैठो और जो हाथ लगे ले लो। अगर नहीं बैठे तो यहीं रह जाओगे और मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा। आखिरकार सिख ऑफिसर को बोलना पड़ा, चलो सब कुछ निपट गया। मैंने दूसरे गांव के 5 आदमियों को मुसलमानों के सामान की निगरानी करने को बोल रखा है। वो लोग सब चीजों की एक फेहरिस्त बनाएंगे और जब तुम लौटोगे तुम्हारी चीजें तुम्हें वापस मिल जाएंगी। गांव वाले मजबूर थे। सिखों को अपने मुसलमान साथियों को अलविदा कहने का मौका तक नहीं मिला। सिपाही लगभग उन्हें धकेलते हुए ट्रकों में भर रहे थे। मुसलमान ऑफिसर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पाकिस्तान! और उसके आदमियों ने पीछे से नारा लगाया, जिंदाबाद! और सारे ट्रक छुंदू नगर के लिए रवाना हो गए। जैसे ही गांव से मुसलमानों की विदाई हुई, मल्ली और उसके साथियों ने बैलगाड़ियां लूटी, चारपाइयां खोल डाली और जानवरों को खोल कर ले गए। कर्म। गांव वाले मल्ली और उसके दोस्तों को मुसलमानों के घरों को लूटते हुए देखते रहे। सिख सिपाही आए और देखकर चले गए। बाद में लोगों ने सुना कि वो लोग जानवरों को मारते और खींचते हुए ले गए। उन्होंने सुना कि मुर्गियों की गर्दन पर चाकू फेरकर उन्हें चुप करा दिया गया और गांव वाले बस बैठे तमाशा देखते रहे और आहें भरते रहे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और नदियां उफान पर थीं। एक चरवाहा लड़का गांव में चिल्लाता फिर रहा था, नदी में बाढ़ आई है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। दोपहर के वक्त एक आदमी घर घर जाकर लोगों को इत्तला कराया, नदी में बाढ़ आई है। लोग एक दूसरे को बता रहे थे, सुना तुमने, नदी में बाढ़ आ गई, पानी बांध तक पहुंच गया है। कुछ लोग वापस जवाब देते, हाँ, हमने भी यही सुना है। शाम होने तक गांव वाले भूल चुके थे कि सुबह मुसलमानों के घरों और जानवरों के साथ क्या हुआ था। लोग अब बाढ़ की चर्चा कर रहे थे। गांव के मर्द बारी बारी से नदी के किनारे जा रहे थे ये देखने के लिए कि पानी कितना ऊपर चढ़ चुका है। औरतें घरों की छत पर चढ़कर दूर से ही सब कुछ देख रही थीं। अब लंबरदार हालात का जायजा लेने खुद बाहर निकला। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी सतलज का पानी इतना ऊपर चढ़ आया है। उसने 3 आदमियों को नदी के किनारे लगा दिया और उन्हें हिदायत दी कि वो हर घंटे निगरानी रखें कि पानी कितना ऊपर चढ़ आया है। लोगों से कहा गया कि वो अपने घरों में ही रहें। आधी रात के वक्त नदी किनारे तैनात लोगों ने नदी से आती चीखें सुनी, मगर अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। नदी का पानी एकदम काला हो गया था। लंबरदार और उसके आदमियों ने गौर से सारी बातें सुनी। लालटेन और टॉर्च लेकर वो लोग निकल पड़े। उनके रेनकोट और कपड़ों से पानी टपकने लगा। 1 घंटा गुजर गया। फिर अचानक उन्हें लहरों पर कोई चीज तैरती हुई नजर आई। एक मरी हुई गाय थी जिसका पेट फूलकर एक बड़े ढोल जैसा लग रहा था। उन्हें पानी में कपड़ों की गठरियां और घास के गट्ठर भी तैरते हुए नजर आए।
लंबरदार ने कहा कि जरूर कोई गांव बाढ़ में बह गया होगा। उन्होंने मनोमाजरा स्टेशन पर रेलगाड़ी के रुकने की आवाज सुनी। उसकी सारी लाइटें बंद थीं और इंजन ने सीटी नहीं मारी थी। लंबरदार ने कहा कि या तो ये ट्रेन के इंजन का शोर है या सियारों के रोने की आवाज है, जो उन्होंने कुछ देर पहले भी सुनी थी। लेकिन उनके आदमियों ने शर्त लगाई कि उन्हें इंसान के चीखने की आवाज आई है। उन्हें और भी मरी हुई गायें तैरती नजर आईं। घोड़े और बैल गाड़ियों से बंधे बंधे ही पानी में बहे जा रहे थे। आदमियों और औरतों की लाशें भी तैर रही थीं। उन्होंने बच्चों की लाशें भी देखी, जिनके छोटे छोटे नितंब लहरों में डूबते उभरते नजर आ रहे थे। जल्द ही गिद्धों के झुंड लाशों के ऊपर मंडराने लगे। आदमियों ने सोचा कि अगर गांव में बाढ़ आई थी तो बैलगाड़ियों के साथ जानवर क्यों बंधे थे। वो लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने एक बूढ़े की लाश देखी, जिसका गला छाती तक कटा हुआ था। उसके बगल में ही एक बच्चे की पीठ पर छेद था। नदी में और भी लाशें बहती हुई आईं। कुछ के पेट कटे हुए थे, जिनमें अतड़ियां बाहर झूल रही थीं। कुछ के हाथ पैर कटे थे और ज्यादातर औरतों की छातियां कटी हुई थीं। ये नजारा देखकर लंबरदार और बाकियों की रूह कांप उठी। वाहे गुरु, रहम करना, किसी ने कहा। हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए, एक नाटे कद के आदमी ने कहा। वो भी क्या कर लेंगे, रिपोर्ट ही लिखेंगे ना। बड़े भारी मन के साथ वो लोग गांव की तरफ लौटे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो गांव वालों को क्या बताएंगे, लेकिन उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गांव वालों को पहले से ही पता लग गया था। सब अपने घर की छतों से रेलवे स्टेशन का नजारा देख रहे थे। लोग जानते थे कि वो ट्रेन पाकिस्तान से आई है। सिपाही और पुलिस वाले भी आ पहुंचे थे। नदी में बहती लाशों की खबर एक छत से दूसरी छत तक आग की तरह फैल गई। लोग औरतों और बच्चों की नुची खसोटी लाशों का जिक्र कर रहे थे। सबने सोचा कि इस बार भी पुलिस लकड़ियों और केरोसिन के तेल का इंतजाम करने को कहेगी, लेकिन इसके बजाय एक बुलडोजर पहुंच गया। उस मशीन ने घंटों तक स्टेशन के पास 150 फुट का गड्ढा खोदा। पुलिस और सिपाहियों ने ट्रेन से लाशें निकालकर गड्ढे में डालना शुरू किया। ये काम सुबह से शाम तक चलता रहा। फिर एक बार बुलडोजर दहाड़ा और कब्र में तब तक मिट्टी डालता रहा जब तक गड्ढा ऊपर तक नहीं भर गया। वहां पर 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगा दी गई ताकि सियारों को भगाया जा सके। सारे लोग प्रार्थना करने गुरुद्वारे चले गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सब लोग एक साथ प्रार्थना करने गुरुद्वारे पहुंचे हों, सिवाय नए साल और गुरु नानक के जन्मदिन पर। जब से लाला रामलाल का खून हुआ था, ज्यादा से ज्यादा लोग गुरुद्वारा आने लगे थे। ऐसी दुख की घड़ी में कोई अकेला नहीं रहना चाहता था। मर्दों ने कहा कि शायद उनकी जरूरत पड़े। औरतें भी उनकी साथ रहीं और बच्चों को भी साथ लेकर आईं। मीत सिंह ने शाम की प्रार्थना की अगुवाई की। उसने 10 गुरुओं के और सिख शहीदों के नाम लिए। उसने उनसे आशीर्वाद मांगा और लोगों ने एक सुर में वाहे गुरु कहा। प्रार्थना के बाद सब लोग फर्श पर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। अभी कुछ घंटे ही गुजरे थे कि जीप की आवाज से लोगों की नींद टूटी। कुछ लोग जीप लेकर आए थे। कोई है क्या अंदर, या सब मर गए हैं? लंबरदार और मीत सिंह उनसे मिलने के लिए उठे। हमारे गांव में कोई नहीं मरा है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उनके हाथों में राइफल थी और वो खाकी वर्दी पहने हुए थे। उनका लीडर बोला, अच्छा, अगर गांव में कोई नहीं मरा है तो मर जाना चाहिए। यहां सारे के सारे नामर्द भरे हैं।
उन लोगों ने अपने जूते उतारे और बड़े से हॉल में दाखिल हुए। मनो माजरा के लोग उठ खड़े हुए। राइफलधारी लोगों का अगुआ एक कम उम्र का नौजवान था। उसकी ठोड़ी में हल्की हल्की दाढ़ी नजर आ रही थी। वो नाटे कद का था और उसकी खाकी कमीज उसके कंधों पर ढीली लटकी हुई थी। उसका काला चमड़े का सैम ब्राउन उसके दुबले पतले बदन के सारे तरफ लिपटा हुआ था, जिसमें गोलियां भरी थीं। उसकी पतली कमर पर बंधी बेल्ट से एक तरफ रिवॉल्वर तो दूसरी तरफ एक कटार झूल रही थी। ये लड़का जो उनका लीडर था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को उसकी मां ने चरवाहे की ड्रेस पहना दी हो। वो बड़ा घमंडी और अकड़ू लग रहा था। उसकी बातों से लगता था कि वो पढ़ा लिखा शहरी नौजवान है। उसके जैसे शहरी लोग देहाती किसानों और मजदूरों को हमेशा कमतर आंकते थे और बात करते वक्त किसी की उम्र या रुतबे का लिहाज नहीं करते थे। नौजवान ने पूछा, कैसे सिख हो तुम लोग? मर्द हो या नामर्द? क्या तुम्हें बाकी के गांव में हुए कत्लेआम की खबर भी है? क्या तुम्हें पता है कि कितनी ऐसी लाशों से भरी रेलगाड़ियां आ चुकी हैं? और तुम क्या कर रहे हो? बस खा पी के सो रहे हो और खुद को सिख कहते हो। लंबरदार ने कहा, अगर सरकार पाकिस्तान पर हमला कर दे तो हम जी जान से लड़ेंगे, लेकिन यहां हम मनो माजरा में कर ही क्या सकते हैं? इस पर उस नौजवान लीडर ने जवाब दिया, तुम्हें उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी? सरकार में सिर्फ बुजदिल साहूकार भरे पड़े हैं। क्या मुसलमानों ने तुम्हारी बहनों की इज्जत लूटने से पहले सरकार से इजाजत ली थी? क्या उन्होंने रेलगाड़ियों में लोगों को मारने से पहले सरकार से पूछा था? लंबरदार ने कहा, तो सरदार साहब आप ही बता दो कि हमें क्या करना चाहिए। लीडर ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा कि उन्हें भी हर एक हिंदू या सिख के कत्ल का बदला मुसलमानों को मार कर लेना होगा। हर हिंदू और सिख औरत के बलात्कार का बदला मुसलमान औरतों का बलात्कार करके लेना होगा। और हर घर जो मुसलमानों ने लूटा है उसके बदले में उनके घरों को भी लूटा जाए। जितनी लाश भरी ट्रेनें पाकिस्तान से भेजी गई हैं, उसकी दुगनी ट्रेनें यहां से जानी चाहिए। तभी मुसलमान ये कत्लेआम रोकेंगे। सिखों को ये बात मुसलमानों को साबित करनी होगी कि वो भी उनकी तरह कत्ल और लूटपाट का खेल खेलने की ताकत रखते हैं। लंबरदार से कुछ बोलते नहीं बना, लेकिन मीत सिंह आगे आकर बोला, भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों के गुनाह की सजा नहीं दी जा सकती। इस पर उस नौजवान लीडर ने कहा, पाकिस्तान के सिख और हिंदुओं ने भी कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उन्हें मारा गया। औरतों ने क्या बिगाड़ा था, फिर भी उनकी इज्जत लूटी गई। बच्चों ने कौन से पाप किए थे, फिर भी उनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप को काट डाला गया। मीत सिंह अपने तर्क देने लगा, लेकिन लीडर ने भीड़ से कहा कि वो लोग उसकी बात ना सुने। वो एक बूढ़ा आदमी है जिसका काम है अरदास गाना। कई लोग इस बात से सहमत लग रहे थे। लीडर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, याद रखो, मुसलमान सिर्फ लड़ना जानता है, कूटनीति नहीं। क्या यहाँ कोई है जिसने गुरु का अमृत चखा है? क्या कोई है जो सिखों के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकता है? क्या कोई मां का लाल है? मर्द खुद को साबित करना चाहते थे। उन्होंने लीडर से आगे की योजना सुनी। उसने कहा, कल मुसलमानों से भरी एक ट्रेन पाकिस्तान के लिए रवाना हो रही है। अगर सच्चे मर्द हो तो कल तुमसे जितने मारे जाएं, तुम उतने मुसलमान मारोगे। मीत सिंह ने बीच में टोकते हुए कहा, ये वही गाड़ी है जिसमें मनो माजरा के मुसलमान जा रहे हैं। लीडर ने उसकी बात सुनकर चिल्लाते हुए कहा, तू क्या स्टेशन मास्टर है भाई? क्या तूने उनकी टिकटें काटी हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन के अंदर कौन सा मुसलमान है। मैं बस इतना जानता हूं कि वो मुसलमान हैं और वो स्टेशन से जिंदा नहीं निकलेंगे। अगर तुम्हारे आदमी मेरी बात से सहमत हैं तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर डरते हो तो कोई बात नहीं, हम जाकर कहीं और सच्चे मर्दों की तलाश करेंगे।
किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मल्ली और उसके साथी गुरुद्वारे में आए। उसने कहा, वो जी स्टेशन पर सिपाहियों का पहरा होगा। लीडर ने कहा, वो सब हम देख लेंगे, कोई हमारी योजना के बीच में नहीं आ सकता है। कोई माई का लाल है जो हमारे साथ है? उसने पूछा। ओ जी, इस नेक काम के लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। मल्ली ने कहा। वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए बेचैन हो रहा था, क्योंकि सबको पता था कि जुग्गा ने उसके साथ क्या सलूक किया है। शाबाश, लीडर बोला, एक दिलेर सिख है। कोई और? मल्ली के साथी भी आगे आ गए। उनकी देखा देखी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी भी आगे आए। कुछ गांव वाले भी आगे आए जो कुछ घंटों पहले मुसलमानों के गांव छोड़ने पर आंसू बहा रहे थे। करीब 50 लोग इस योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। लीडर ने नारा लगाया, राज करेगा खालसा, बाकी रहे न कोई। और पीछे से भीड़ ने जवाब दिया, सत श्री अकाल। लीडर ने लंबरदार और मीत सिंह से माफी मांगी कि अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोला या किसी को कुछ तकलीफ दी हो तो उसके लिए उसे माफ किया जाए। ये सब गुरु की सेवा में है, उसने कहा। उसने योजना में शामिल हुए लोगों को दूसरे कमरे में बुलाया और बाकियों से कहा कि जाकर आराम करें। लीडर ने एक नक्शा निकाला। उसने योजना में शामिल लोगों से कहा कि वो भालों और तलवारों का इंतजाम करके रखें। कल सूरज डूबने के बाद पुल के दोनों तरफ वो लोग एक रस्सी बांध देंगे। ये रस्सी ट्रेन से 1 फुट ऊपर बांधी जाएगी। ये इसलिए क्योंकि जब गाड़ी निकलेगी तो गाड़ी की छत पर बैठे लोग नीचे गिर जाएंगे, जो करीबन 500 मुसलमान होंगे। ट्रेन आधी रात के वक्त छुंदू नगर के लिए निकलेगी। उसकी सारी लाइटें बंद होंगी। उनके लोग ट्रैक के चारों ओर 100 कदम की दूरी तक फैल जाएंगे। सबके पास फ्लैश लाइट्स होंगी। जब ट्रेन उनके नजदीक से गुजरेगी तो हर कोई अपने अगले वाले को इशारा करेगा। जिसके पास भाले और तलवारें होंगी वो ट्रेन की छत से गिरे मुसलमानों को कत्ल करने के लिए पुल पर रहेंगे। लीडर और उसके बाकी के साथी ट्रेन की खिड़की से लोगों पर गोलियां चलाने के लिए ट्रैक पर रहेंगे। पाकिस्तानी सिपाही मुश्किल से दर्जन भर होंगे। इस अफरा तफरी में वो समझ नहीं पाएंगे कि गोलियां कहां से चली हैं। लीडर ने नक्शा समेटा और सबको आराम करने को कहा। उसने कहा, सच्चे बादशाह ने सिखों को चुना है। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। सब लोग जगह ढूंढकर सोने चले गए। जो गांव वाले इस षड्यंत्र का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे वो अपने अपने घर चले गए। और इसी बीच लंबरदार छुंदू नगर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गया। हुकुमचंद ने जब यह खबर सुनी तो उसने कहा, उन्हें मारने दो। उसने सब इंस्पेक्टर को कहा, बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें दूसरे पुलिस स्टेशन से मदद मांगनी है और रिपोर्ट में यह लिखना है कि तुम अपनी तरफ से जो कर सकते थे तुमने किया। हमें यह साबित करना होगा कि हमने इन लोगों को ट्रेन पर हमला करने से रोकने की पूरी कोशिश की। हुकुमचंद बुढ़ापे और थकान से बेहाल रहता था। उसने अपनी कनपटी सहलाते हुए कहा, मैं कर ही क्या सकता हूं, पूरा देश ही पागलपन से गुजर रहा है, तो होने दो सबको पागल। जहां इतने मरे वहां 1000 लोग और मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। हम उस दिन की तरह एक बार और बुलडोजर मंगवाकर लाशों को दफन कर देंगे या फिर नदी में ही फेंक देंगे। उसने आगे कहा, अब हर कोई भड़काने पर भड़क जाता है। गोलियां चलती हैं तो चला करें, क्या फर्क पड़ता है किसे लगी है। जब मजलूम मर गया तो क्या फर्क पड़ता है उसे किसने मारा। पागल खाने में बंद कोई समझदार आदमी क्या करेगा, नाटक करेगा कि वो भी बाकियों की तरह पागल है और जैसे ही मौका मिलेगा भाग जाएगा। सब इंस्पेक्टर हुकुमचंद की पहेलियों में बात करने की आदत से वाकिफ था। वो कभी सीधी बात नहीं करता था।
क्योंकि उसकी यही कूटनीति थी। हुकुमचंद का मानना था कि कूटनीति का मतलब है सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना, ताकि उस पर कभी कोई इल्जाम ना आए कि उसने ये कहा था या वो कहा था, और दूसरी बात कि इससे लोग उसे अक्लमंद और चालाक समझेंगे। सब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट किया कि छुंदू नगर के मुसलमान निकल चुके हैं। वो पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में सवार होंगे। कैंप कमांडर को खबर मिली कि कैंप पर भी हमले की साजिश रची जा रही है। उन लोगों ने फैसला किया कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। हुकुमचंद ने पूछा, क्या सब इंस्पेक्टर ने कैंप कमांडर को ट्रेन में होने जा रहे हमले की जानकारी दे रखी है? लेकिन सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, अब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि छुंदू नगर में 30,000 हथियारबंद सिख मौजूद हैं, जबकि उनके पास सिर्फ 50 पुलिस वाले हैं। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि शायद हुकुमचंद भीड़ से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करे कि वो इस हमले का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें। हुकुमचंद बोला, भीड़ नहीं सुनेगी। वो थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर उसने जुग्गा और इकबाल के बारे में पूछा। हुकुमचंद ने पूछा कि क्या जुलाई की बेटी भी बाकी मुसलमानों के साथ गांव छोड़कर चली गई है? उसने इस बात की भी तसल्ली कर ली कि इकबाल एक पॉलिटिकल वर्कर ही है। फिर हुकुमचंद ने सब इंस्पेक्टर से एक कोरा सरकारी कागज मांगा। उसने जुग्गा और इकबाल के नाम लिखे। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि वो यकीन से ये नहीं कह सकता कि वो मोहम्मद इकबाल है या इकबाल मोहम्मद। हुकुमचंद ने जवाब दिया, वो मोहम्मद नहीं है इंस्पेक्टर साहब, वो इकबाल सिंह है। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि उसने खुद देखा है कि इकबाल का खतना हुआ है, इसलिए वो जरूर मुसलमान होगा। तो हुकुमचंद ने कहा, क्या आपको लगता है कि ऐसे हालात में कोई पढ़ा लिखा मुसलमान ऐसे ही यहाँ वहां घूमता फिरेगा? आपको लगता है कि कोई पार्टी गुस्से में पागल इन गंवार सिखों को समझाने बुझाने के लिए किसी मुसलमान को भेजेगी? आपका दिमाग कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? सब इंस्पेक्टर को वो लोहे का कड़ा याद आया जो इकबाल ने पहना हुआ था। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं जनाब, लेकिन उसका ट्रेन पर हमले की साजिश से क्या लेना देना? हुकुमचंद ने जवाब में कहा, हाँ मेरी बात सही है, और जल्दी आपको पता चल जाएगा कि क्यों। वापसी के रास्ते में इस बारे में सोचते हुए जाना। जैसे ही स्टेशन पहुंचोगे, इन दोनों कैदियों को छोड़ देना और उन्हें लेकर फौरन मनोमाजरा पहुंचना। वो दोनों शाम तक गांव वालों को दिख जाने चाहिए। सब इंस्पेक्टर ने जुग्गा और इकबाल सिंह से पेपर पर साइन करवाए और उनके नाम पुकारे। जुग्गा को बदमाश नंबर 1 बुलाए जाने पर बहुत खुशी होती थी। सब इंस्पेक्टर ने जब उसे एक हफ्ते बाद हुकुमचंद के सामने हाजिर होने का आदेश दिया तो वो मुस्कुराने लगा। फिर सब इंस्पेक्टर ने आवाज लगाई, इकबाल सिंह सोशल वर्कर। इकबाल सिंह जोरों से हंस पड़ा। इकबाल सिंह? आपको यकीन है मुस्लिम लीग का मोहम्मद इकबाल तो नहीं? ऐसा लगता है कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से दस्तावेज और सच्चाई गढ़ लेते हैं। सब इंस्पेक्टर मुस्कुराया। गलती सबसे होती है मिस्टर इकबाल। इंसान गलतियों का पुतला है और माफ करना फरिश्तों का काम है। इकबाल सिंह ने कहा, और हमेशा की तरह भारतीय पुलिस भरोसेमंद है। सब इंस्पेक्टर ने जवाब में कहा, जितनी मर्जी मेरा मजाक उड़ा लो, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम सिखों के हत्थे चढ़ जाते तो वो तुम्हारी एक नहीं सुनते। वो तुम्हारे बदन से कपड़े नोचकर तुम्हें नंगा कर देते और देखते कि तुम्हारा खतना हुआ है तो वहीं के वहीं तुम्हारा कत्ल कर डालते। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। इकबाल आगे कुछ नहीं बोला, क्योंकि लोग ये देखने के लिए कि उसका खतना हुआ है या नहीं उसे नंगा कर देते, इस ख्याल से ही उसका मन खट्टा हो गया था। जबकि सब इंस्पेक्टर ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि मनोमाजरा के सारे मुसलमान गांव छोड़कर चले गए हैं। तो जी कहां चले गए? जुग्गा ने पूछा। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें रिफ्यूजी कैंप में ले जाया गया है।
और कल वो लोग पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बैठेंगे। अगर मुसलमान नहीं जाते तो मल्ली और उसके साथियों ने उन्हें मार दिया होता। उसने जुग्गा को यह भी बताया कि मल्ली ने सारे मुसलमानों के घर लूट लिए थे। उनके जानवर, मुर्गियां, बर्तन वगैरह सब कुछ ले लिया था। जुग्गा ने कहा कि जब वो गांव लौटेगा तो मल्ली पुलिस स्टेशन की तरफ अपनी जान बचाने भागेगा। लेकिन सब इंस्पेक्टर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि मल्ली अब बंदूकों और राइफलों से लैस कुछ लोगों का साथी बन गया है। अगर जुग्गा को अपनी जान प्यारी है तो मल्ली से बचकर रहे। सब इंस्पेक्टर ने जुग्गा और इकबाल को रिहा करते हुए सत श्री अकाल कहा। तांगे का सफर काफी लंबा और उबाऊ था। जुग्गा और इकबाल के साथ कुछ पुलिस वाले भी आए थे। रास्ते में उन्हें बंदूकों और भालों से लैस कुछ लोग जाते हुए दिखे। इकबाल ने यह सोचकर राहत महसूस की कि जुग्गा और पुलिस वाले उसके साथ थे। वो समझ गया था कि उसका अकेले सफर करना खतरे से खाली नहीं है। वो इस जगह से निकलकर किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां उसे अपनी जान बचाने के लिए अपना मजहब साबित करने की जरूरत ना पड़े। इकबाल ने सोच लिया था कि जो भी पहली गाड़ी दिल्ली के लिए मिलेगी वो निकल जाएगा। उसने खुद को कोसा कि उसका नाम इकबाल क्यों पड़ा, जो एक आम नाम है। ये कैसा देश था जो एक आदमी का खतरा देखकर यह तय करता था कि वो बुरा होगा या नहीं। इकबाल जल्द से जल्द दिल्ली के लिए रवाना होना चाहता था। वो पार्टी के अखबार के फ्रंट पेज की कल्पना करने लगा, जहां छपा होता कॉमरेड इकबाल को पंजाब में जेल हुई, और वो सबकी नजर में हीरो बन जाता। दूसरी तरफ जुग्गा था जो नूरों के बारे में सोच रहा था। उसने सोचा कि काश वो अभी मनो माजरा में होती, काश कि उसकी माँ उसे अपने घर में रख लेती। अगर वो नहीं रखेगी तो जुग्गा घर छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी लौटकर नहीं आएगा, और उसकी माँ उस दिन को रोएगी जब उसने नूरों को ठुकराया था। आखिर में तांगा मनो माजरा पहुंचा। जुग्गा बिना कुछ कहे तांगे से कूद पड़ा। इकबाल गुरुद्वारे की तरफ चल पड़ा। उसने पुलिस वालों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें सत श्री अकाल बोलकर आगे बढ़ गया। जब वो वहां पहुंचा तो गांव वाले फिर से गुरुद्वारे में इकट्ठा हो गए। औरतें चूल्हों पर रात का खाना बना रही थीं। मीत सिंह ने उसका स्वागत किया। आओ आओ इकबाल सिंह जी, मुझे खुशी हुई कि तुम लौट आए। उसने जानबूझकर इकबाल को पूरे नाम से बुलाया था। कुछ और लोगों ने भी इकबाल को सत श्री अकाल कहा। मीत सिंह ने बताया कि वो एक सोशल वर्कर है और कई साल इंग्लैंड में रहने के बाद भारत लौटा है। कुछ ने पूछा कि क्या इकबाल सिख है। पहले तो उसने कहा था कि उसका कोई मजहब नहीं है और वो मजहब में यकीन नहीं रखता, लेकिन अब उसकी जिंदगी मजहब पर टिकी थी, इसलिए उसने हाँ बोल दिया। उसने ये भी कहा था कि उसने कभी अपने बाल नहीं बढ़ाए। वो सिख है लेकिन बाल कटवाता है और दाढ़ी भी बनाता है। इकबाल ने पाकिस्तान से आई लाशों से भरी ट्रेनों और नदी में तैरती लाशों के बारे में सुना। उसने ये भी सुना कि मुसलमान चले गए हैं और रिफ्यूजी आ गए हैं। इकबाल ने पूछा कि क्या गांव में कोई खून खराबा हुआ है, तो मीत सिंह ने जवाब दिया, नहीं भाई, लेकिन शायद अब हो। इकबाल ने ट्रेन पर हमले वाली बात सुनी। उसे उन हथियारबंद आदमियों और मल्ली और उसके साथियों की रिहाई के बारे में भी पता चला। आखिरकार इकबाल को समझ आ गया कि मल्ली को क्यों छोड़ा गया है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद जुग्गा भी इस हमले में शामिल होगा। पुलिस ने सारी तैयारियां कर रखी थी। कोई भी पुलिस पर उंगली नहीं उठा पाएगा कि उन्होंने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया, क्योंकि सारा इल्जाम वो लोग इन अपराधियों के सिर मढ़ देंगे। इकबाल ने पूछा कि क्या मीत सिंह ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मीत सिंह ने बताया कि कोई अब उनकी बात नहीं सुनता। बुरा वक्त चल रहा है। धर्म और आस्था अब किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। जब तक तूफान शांत नहीं हो जाता, लोग मुंह छुपाए रहेंगे। इकबाल ने कहा, क्या तुम उन्हें यह नहीं बता सकते
कि ट्रेन में वही मुसलमान बैठे हैं जिन्हें तुम अपने भाई बहनों की तरह मानते थे। मीत सिंह ने अपने गाल पर लुढ़क आए आंसू को पोंछा। मैं उन्हें नहीं रोक सकता, वो मरने मारने पर तुले हुए हैं। अगर उनका इरादा सफल रहा तो वो इसी गुरुद्वारे में आकर रब का शुक्रिया अदा करेंगे, अपना पाप धोने के लिए चढ़ावा चढ़ा देंगे। मैं लोगों को सिर्फ बता सकता हूं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन उन्हें फिर भी पाप करना है तो मैं रब से अरदास करूंगा कि वो उन्हें माफ कर दे। बाकी सब मजिस्ट्रेट और पुलिस के ऊपर है। मीत सिंह ने इकबाल से पूछा, और तुम्हारा क्या? तुम इस बारे में क्या करोगे? जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने कहा था कि तुम लोगों को ज्ञान देने आए हो। अब तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? इकबाल ने कहा कि वो उन लोगों के सामने क्या बात करे जिनके हाथ में बंदूक और भाले हैं। अगर तुम निहत्थे हो तो यही अच्छा होगा कि उनके रास्ते से हट जाओ। यही तो मैं कह रहा हूं, मीत सिंह ने कहा। मुझे लगा कि शायद अपने यूरोपियन ख्यालात से तुम कोई हल निकालोगी। मीत सिंह दूसरे लोगों के साथ जाकर बैठ गया। इकबाल ने सार्डाइन यानी एक तरह की मछली खाई और अपने छोटे से फ्लास्क में से विस्की के कुछ घूंट भरे। एक बार उसने सोचा कि वो जाकर साजिश में शामिल उन लोगों से बात करे और उन्हें समझाने की कोशिश करे कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने खुद को लात घूंसे खाते हुए या गोलियों से भून दिए जाने की कल्पना की। वो ऐसे ही नहीं मरना चाहता था। वो चाहता था कि लोग देखें कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है और वो कितना महान है। वो लोग उसे मारने में जरा भी नहीं हिचकते। जैसे ही उन्हें पता चलता कि उसका खतना हुआ है तो वो यही सोचते कि वो मुसलमान है और बस इतनी सी बात पर उसे कत्ल कर दिया जाता। किसी को एक बार भी ख्याल नहीं आता कि इकबाल के विचार या मान्यता क्या है। इस तरह मरना भी कोई मरना हुआ भला? कुछ लोग अपने देश के ही भाई बंदों को मार डालेंगे, और एक ऐसे देश में जहां हर साल 50 लाख बच्चे पैदा होते हैं, वहां ये एक मामूली सी बात होगी। ऐसा नहीं है कि लोगों को अच्छे या बुरे के हिसाब से बांटा जा सकता है। अगर मौका मिले तो कोई भी कातिल बन सकता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हर कोई पहले अपनी जान बचाएगा और बिना सोचे दूसरे को मार देगा। जब गोलियां चल रही हैं तो तुम क्यों अपना सिर बाहर निकाल रहे हो? गोली पर किसी का नाम नहीं लिखा होता। ये अच्छे को भी मारेगी और बुरे को भी, ताकतवर को भी और मजबूर को भी। अगर जिंदगी कोई पिक्चर होती तो इकबाल अपनी कुर्बानी देकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करता, लेकिन ये असली दुनिया थी। अगर कल को वो मर गया तो उसकी लाश बाकी के मुसलमानों के साथ फेंक दी जाएगी। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि उसकी दाढ़ी नहीं है और उसका खतना हुआ है। किसी को पता नहीं चलेगा कि वो एक सिख था जिसने गोलियां चलने के दौरान अपना सिर बाहर निकालकर यह साबित कर दिया था कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए। कुर्बानी का मकसद ही यह है कि लोगों को पता चले कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर आपकी अच्छाई सिर्फ आप तक ही रही तो क्या फायदा? ये वो मामला नहीं था जब आप स्कूल में अपने दोस्त के बदले सजा कबूल कर लेते थे। यहाँ तो आप कभी भी गुमनामी की मौत मारे जा सकते हैं और किसी को कानों कान खबर तक न होगी, न समाज को न ही आपको, क्योंकि आप तो पहले ही मर चुके होंगे। लोग बलिदान तब देखेंगे जब वो इसे देखने के लिए तैयार होंगे, वरना सब बेकार है। इकबाल का दिमाग यही सब सोच रहा था। भारत मूर्खों से भरा देश है। हिंदू होने का मतलब है जाति और गाय की रक्षा करना। इस्लाम का मतलब है खतना और हलाल का मांस। सिख का मतलब है लंबे बाल, लंबी दाढ़ी और मुसलमानों से नफरत करना। क्रिश्चियन होने का मतलब है हिंदू लेकिन टोपी के साथ, और पारसी होने का मतलब है गिद्धों को खिलाना और आग को पूजना। नैतिक मूल्यों की तो किसी को परवाह ही नहीं है, जो कि असल में धर्म का मूल होना चाहिए।
भारतीय सबूत या तर्क के बगैर किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। इकबाल ने सोचा कि ऐसे अफरा तफरी के माहौल में कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने खाना खत्म किया और सोने चला गया। तभी जुग्गा गुरुद्वारे में दाखिल हुआ और मीत सिंह से आशीर्वाद मांगा। कोई भी अरदास कर दो, जुग्गा ने कहा। मीत सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का एक पन्ना खोलकर यूं ही एक अरदास पढ़ना शुरू कर दिया। जुग्गा ने घुटनों के बल झुककर माथा टेका। उसने मीत सिंह से उन शब्दों का मतलब पूछा। तुम्हें मतलब जानकर क्या करना है? ये गुरु की वाणी है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो गुरु जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम बुरा करोगे तो गुरु तुम्हें ऐसा करने से रोकेंगे। और अगर तुम फिर भी नहीं माने तो गुरु तुम्हें तब तक सजा देंगे जब तक कि तुम्हें अपने किए का पछतावा ना हो, और तब वो तुम्हें माफ करेंगे। रेस्ट हाउस में हुकुमचंद ने अपने फैसले पर सोच विचार किया, जो उसने कैदियों को छोड़ने के बारे में लिया था। क्या फर्क पड़ता था? इकबाल, जो एक इनकलाबी था, कुछ नहीं करता था सिवाय सरकार की बुराई करने के कि सरकार अपना फर्ज ठीक से नहीं निभा रही। जुग्गा, जो बदमाश था, अब शायद कत्लेआम और लूटपाट में शरीक हो जाएगा। अगर उसकी प्रेमिका ट्रेन में मर गई तो वो कोई दूसरी ढूंढ लेगा। हुकुमचंद को ख्याल आया कि ये मजिस्ट्रेट का काम है कि वो कानून और व्यवस्था को बनाए रखे, लेकिन उसने ये काम दिल्ली में असेंबली का पालन करके किया, न कि उसका विरोध करके। और दिल्ली के सरकारी अफसरों ने भी क्या किया? उन्होंने बस फिरंगियों को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े भाषण दिए। गोरी औरतें कहती हैं, ओह मिस्टर नेहरू आज दुनिया की सबसे महान और हैंडसम आदमी है। हुकुमचंद को अपने नौकर की बेटी याद आ गई। उसकी शादी को 4 साल हुए थे। वो और उसका पति गुजरांवाला में एक बस में चढ़े, जहां वो एक सरकारी मुलाजिम था। लड़की ने आज तक अपने पति का चेहरा सिर्फ घूंघट की आड़ से देखा था। उसकी सहेलियों ने उसे अपनी चूड़ियां उतारने से मना किया था। उनका कहना था, जब वो प्यार करने के लिए तुझे बिस्तर पर पटकेगा तो तेरी चूड़ियां खुद ही टूट जाएंगी। अचानक सड़क के बीच में से कुछ हथियारबंद लोग बस में चढ़ गए। सारी सवारियों को बस में से उतार दिया गया था। सिखों को चुन चुन कर मारा गया। जिन मर्दों ने खतना करवा रखा था उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें नहीं जिनके लिंग के आगे की खाल अभी मौजूद थी। जिस लड़की ने आज तक अपने पति को बिना कपड़ों के नहीं देखा था, उसकी आंखों के सामने उसे नंगा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। उनमें से एक ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसके पति का लिंग पकड़ा दिया। उन सब ने वहीं बीच सड़क पर बारी बारी से उसका बलात्कार किया। वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करते गए और उसकी चूड़ियां टूटती गईं। हुकुमचंद को सुंदर सिंह भी याद आया, एक नौजवान जिसे उसने सेना में भर्ती किया था। एक दिन वो अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ ट्रेन से जा रहा था। उनके साथ 500 सवारियां और थीं, जो एक कंपार्टमेंट में ठूसे हुए थे, जिसमें सिर्फ 50 लोगों की जगह थी। ट्रेन को 4 दिन तक एक ही जगह पर रोक दिया गया था। किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया। सुंदर सिंह के तीनों बच्चे जब भूख और प्यास से बिलबिलाने लगे तो सुंदर सिंह ने पहले तो उन्हें अपना पेशाब पिलाया, और जब वो भी नहीं रहा तो उसने तीनों को एक एक कर गोली मार दी। उनकी उम्र 6 और 4 साल थी और सबसे छोटा तो सिर्फ 4 महीने का था। उसके बाद सुंदर सिंह ने अपनी पत्नी को गोली मारी, और जब उसने अपनी बंदूक कनपटी से लगाई तो ट्रेन चल पड़ी। उसने चलती ट्रेन से अपने परिवार वालों की लाशें फेंकी और भारत आ गया। हुकुमचंद अकेले अंधेरे में बैठा रहा। उसे बेहद पछतावा हो रहा था कि उसने हसीना को छुंदू नगर क्यों भेज दिया।
आज अगर वो उसके साथ होती तो फिर उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, चाहे दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन वो जा चुकी थी। वो पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में बैठी थी और इंजन का शोर उसके कानों में गूंज रहा था। अचानक हुकुमचंद रोने लगा और अपना सिर उठाकर उसने दुआ मांगी। आधी रात के वक्त वॉलंटियर्स रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। स्टेशन का सिग्नल लाल से हरा हुआ। सबको दूर से आती रेलगाड़ी का शोर सुनाई दे रहा था। जिन आदमियों के हाथ में रस्सियां थीं, वो एकदम से चौकन्ने हो गए। रस्सियों को उन्होंने पूरी ताकत से कस रखा था। अगर रेलगाड़ी की रफ्तार तेज हुई तो रस्सियां लोगों को धड़ से चीरकर ऐसे अलग कर देंगी जैसे चाकू से सब्जियां कटती हैं। रेलगाड़ी और पास आती जा रही थी। अचानक एक लंबा चौड़ा आदमी पुल के ऊपर चढ़ गया। वो लोहे के जंगलों के बीचों बीच पहुंचा और एक छोटे चाकू की मदद से रस्सी को काटना शुरू किया। वॉलंटियर्स ने देखा कि ट्रेन अब बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी। उनका लीडर चिल्लाया, ओए नीचे उतर बेवकूफ, मरने का इरादा है क्या? नीचे उतर जल्दी। लेकिन उस लंबे चौड़े आदमी ने ध्यान नहीं दिया। वो चाकू से रस्सी काटता रहा। वॉलंटियर्स एक दूसरे से पूछ रहे थे कि वो कौन है, लेकिन समय नहीं बचा था। लीडर ने अपनी राइफल उठाई और उस लंबे चौड़े आदमी पर गोली चला दी। गोली उसकी टांग में लगी और उसकी टांग उसके बदन से अलग होकर झूलने लगी। उस आदमी के हाथ और तेजी से चलने लगे। ट्रेन अब कुछ ही कदम की दूरी पर थी। दूसरे वॉलंटियर ने अपनी राइफल का निशाना साधकर उसकी छाती में गोली दाग दी। लेकिन अब भी वो एक हाथ से रस्सी के सहारे हवा में झूलता रहा और दूसरे हाथ से रस्सी को काटता रहा। रस्सी का बस एक पतला सा रेशा रह गया था। उस आदमी ने उसे भी अपने दांतों से काट डाला। धड़धड़ाती हुई ट्रेन करीब करीब वहां पहुंच ही चुकी थी। वॉलंटियर्स ने उस आदमी को गोलियों से भून डाला और आखिर में वो नीचे गिर पड़ा। एक झटके के साथ रस्सी टूट गई। ट्रेन उस आदमी की लाश के ऊपर से गुजरकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।